स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम नॉवेल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक कहानी देवगिरी महापीठ रहस्य, शक्ति और अद्भुत युद्ध की एक अनोखी दुनिया पर आधारित है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और कल्पना पर आधारित है। इसका किसी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। अध्याय 401, अमर सम्राट युद्ध। युए कांगहाई की आवाज सुनाई देने के बाद आकाश से एक ताजगी भरी और ठंडी आवाज आई। बुजुर्ग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी आप इतने अनिर्णायक रहेंगे। इसीलिए तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाए। अमर सम्राट फिर से आ गया है। इस समय पूरा काइमिंग शहर लगभग शांत हो गया और कई लोग इधर उधर देखने लगे। शून्य काम पोठा और सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। उसका स्वभाव राजसी था और वह श्रेष्ठता के अभिमान से भरा हुआ था। तियानयुन संप्रदाय के अमर सम्राटों में से एक झाओ तियान ने सबसे पहले रेंजी पर एक नजर डाली। हालांकि रेंजी गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। दरअसल युए कांगहाई अभी रेंजी को मारना चाहता था, इसलिए रेंजी उसे रोक नहीं पाया होगा, लेकिन युए कांगहाई ने उसे मारा नहीं। युए कांगहाई ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, साथी दाववादी झाओ, आपने युए परिवार की लगभग हर वो चीज छीन ली है जो उसे मिलनी चाहिए थी। मेरा युए परिवार बस जीवित रहना चाहता है, तो फिर हर कदम पर दबाव डालने का क्या फायदा। झाओ तियान ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ हल्के स्वर में कहा। उसकी आंखों में थोड़ी शरारत झलक रही थी। आपके यू परिवार के पास अभी भी एक चीज है, उसे मुझे सौंप दीजिए और मैं यू परिवार को जीवित रहने में मदद कर सकता हूँ। कैसे? जब यू तियान ने ये सुना तो वह तुरंत समझ गया कि झाओ तियान किस बारे में बात कर रहा था। निश्चित रूप से वह यहाँ उनके यू परिवार के खजाने को देखने आया था। क्या यू परिवार में ऐसा कुछ और भी है जो अमर सम्राट को भी लालच दिला दे? यू परिवार की नींव मजबूत है। शुरुआत में ऐसा लगता था कि इसका संबंध शाही परिवार से है। शायद उनके पास कोई खजाना हो, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि यू परिवार का इतना बुरा हाल हो गया है। वैसे यू कांगहाई में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वह रेंजी को मारने की भी हिम्मत नहीं करता, जो अभी अभी सत्ता में आया एक तरह का सम्राट है। मुझे लगता है कि यू परिवार के पतन के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। अचानक चर्चाएं शुरू हो गईं और वे सभी यू परिवार के प्रति कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण भाव रखते थे। विशेषकर चूंकि युए कांगहाई बहुत डरपोक था, इसलिए उन्हें उसके प्रति और भी अधिक तिरस्कार का भाव महसूस हुआ। आखिरकार आप एक अमर सम्राट हैं और दूसरे लगभग आपके सिर पर गंदगी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे बात करना इतना आसान है। भाई, ये कहाँ तक काफी है? इसी क्षण एक और ठंडी आवाज सुनाई दी और झाओ तियान के चारों ओर का शून्य फिर से हलचल से भर गया और काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति उससे बाहर निकला। हालांकि उसके शरीर की आभा झाओ तियान की तुलना में कमजोर है, फिर भी यह अमर सम्राट की साधना को दर्शाती है। ये तियानयुन संप्रदाय का दूसरा अमर सम्राट है, झोउ जियांग ने युए कांगहाई को उदासीनता से देखा और निर्विवाद स्वर में कहा, अपना सामान सौंप दो और अपनी एक भुजा काट लो, ताकि हमारा तियानयुन संप्रदाय अनिच्छा से तुम्हारे युए परिवार को दरकिनार कर सके। बेशक ये भी झूठ है। सामान मिलने के बाद वह निश्चित रूप से जल्द यू परिवार को नष्ट कर देगा। युए कांगहाई का चेहरा अचानक बिगड़ गया। वे दोनों आत्मविश्वास से भरे हुए थे और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका युए परिवार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह मूर्ख नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। घृणास्पद। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना सिर घुमाकर यू परिवार की ओर देखा। उसे एक व्यक्ति के मामले में उसने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? युए कांगहाई की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। रुद्र देवदत्त एक सिद्ध भिक्षु थे। यदि वे कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे तो रुद्र देवदत्त कुछ भी नहीं कर सकते थे। उच्च कोटि के भिक्षुओं के लिए अमर सम्राट को मारना एक बहुत ही सरल बात है। जब तक वह झाओ तियान और झोउ जियांग को मार सकता है और उसके पास प्रभुत्व क्षेत्र की शक्ति है, तब तक यांग परिवार निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? युए कांगहाई को पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, स्थिति निश्चित रूप से अभी से बेहतर थी। उसका दिमाग चकरा रहा था। तभी झोउ जियांग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए हुए अपने शरीर को हिलाया। इस सम्राट ने अभी अभी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और उसे अपने राज्य को मजबूत करने की जरूरत है। चलो, हम तुम्हें, एक बूढ़े आदमी को, एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कहते ही उस रास्ते की ऊर्जा उसके शरीर में समा गई और एक भयानक ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई। उनके आसपास के सभी लोग बहुत दूर चले गए थे, लेकिन जब ध्वनि की यह लहर उन तक पहुंची तो श्यानजुन के कई भिक्षुओं ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगे।
जहां तक निम्न स्तर के भिक्षुओं की बात है, उनके सिर सीधे फट गए, जिनमें कई अमर राजा भिक्षु भी शामिल थे। झो जियांग ध्वनि के तरीके को समझ गया था। मूर्ख, साधारण भिक्षु अमर सम्राट की जासूसी कैसे कर सकते हैं? झो जियांग ने उपहास किया और फिर ठंडे भाव से युए कांगहाई की ओर दोबारा देखा। झो जियांग को हमला करने के लिए तैयार देखकर यू कांगहाई का चेहरा अचानक बदल गया। इस तरह की जगह पर लड़ाई करना पूरे यू परिवार के लिए बेहद हानिकारक साबित होगा। घृणास्पद। उन्हें पता था कि आज की लड़ाई अपरिहार्य है, इसलिए वे सीधे लड़ाई में उतर गए। ऐसा लग रहा था मानो युए कांगहाई के शरीर में लहरें उठ रही हों और उसका पूरा शरीर मोटा होता जा रहा था। झो जियांग ने व्यंग्य किया और उसके होठों पर अजीब से अक्षर उभर आए, आश्चर्य। टकराना। पलक झपकते ही युए कांगहाई के चारों ओर का शून्य सीधे फट गया और यह अभी भी आसपास के क्षेत्र में फैल रहा था। दम घुटने वाले दबाव ने लोगों को थोड़ा हताश कर दिया। युए कांगहाई का शरीर जम गया। उसके पीछे युए परिवार था, इसलिए वह इससे बच नहीं सकता था और उसे केवल बलपूर्वक इस हमले का सामना करना पड़ा। चूंकि आप मुझे मजबूर करने पर अड़े हैं, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा। उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो रही थीं। युए कांगहाई को भी बहुत लंबे समय से दबाया गया है। ये लोग उसे मजबूर कर रहे हैं। अगर पूरा युए परिवार न होता तो वह इतना दुखी क्यों होता? युए कांगहाई ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर एक भयानक सुनामी उमड़ पड़ी। इस समय झो जियांग को केवल यही महसूस हो रहा था कि वह एक अंतहीन सागर में है और उसके सामने विशाल लहरें उमड़ रही हैं। इस लहर के सामने झो जियांग बेहद छोटा था। तथापि झो जियांग की आंखों में कोई भय नहीं था। उसने ठंडी मुस्कान के साथ फिर से मुंह खोला। चटक। गली की भयावह शक्ति हवा में संघनित हो गई और फिर सीधे तौर पर बाहर निकली और एक तीखी और जानलेवा आवाज सीधे बाहर निकली। लहरें सीधे अंदर घुस आईं। उसी समय लड़ाई कर रहे दोनों व्यक्तियों के आसपास का इलाका ढह गया और नष्ट हो गया और जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। महान दाव के परिणाम प्रकट हुए और यहां तक कि शक्तिशाली अमर स्वामी भी उसके करीब नहीं पहुंच सके। अमर स्वामी के स्तर तक पहुंचने पर ही आप इसके दुष्परिणामों का कुछ हद तक सामना कर सकते हैं। अफसोस की बात है, हालांकि झो जियांग लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे एक और परत होगी। फुफ। झो जियांग सीधे हवा में उड़ गया। उसके शरीर की शक्ति अव्यवस्थित हो गई और उसके शरीर में हल्की दरारें भी दिखाई दी। युए कांगहाई अमर सम्राट बनने की मध्य अवस्था में था और स्वाभाविक रूप से वह झो जियांग के बराबर नहीं था, जो अमर सम्राट बनने की प्रारंभिक अवस्था में था। बस एक ही वार से दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। झो जियांग ने तुरंत अपनी सांसों को स्थिर किया और उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। तबाही। उसने अपना मुंह खोला और फिर से दहाड़ा और ध्वनि तरंग, जो लगभग ठोस रूप में परिवर्तित हो गई थी, तुरंत यू कांगहाई की ओर बढ़ गई। ये ध्वनि तरंग न केवल पदार्थ में परिवर्तित हुई, बल्कि इसका एक विशेष आकार भी था, जैसे किसी अजगर का बवंडर जो घातकता से परिपूर्ण था। इस दृश्य को देखकर शो देख रहे कई लोगों की लार मुंह में ही अटक गई। क्या यह अमर सम्राट है? कई अमर पूज्य भिक्षु छुपकर ये तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस हमले के सामने वे चींटियों से कम नहीं हैं। अगर उन पर हमला हुआ तो वे पल भर में ही नष्ट हो जाएंगे। युए कांगहाई भी निडर था। वह चेहरे पर ठंडे भाव लिए सीधे आगे बढ़ गया। क्या आपको सच में लगता है कि मेरा स्वभाव अच्छा है? 10,000 समुद्र उलट जाएंगे। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, भयानक लहरें लगातार झो जियांग की ओर बढ़ने लगीं। इनमें से प्रत्येक लहर में एक भयावह शक्ति थी और वह लगभग किसी भी अर्धअमर सम्राट को अपनी इच्छा से मार सकती थी। इस क्षण निस्संदेह युए कांगहाई की युद्ध क्षमता का खुलासा हुआ। ध्वनि तरंगों से उत्पन्न बवंडर भी इन अंतहीन तरंगों के सामने धीरे धीरे लुप्त हो गया। झो जियांग के चेहरे का भाव बदल गया। युए कांगहाई सहनशील था, जिसके कारण उसे लगा कि दूसरे पक्ष में कोई ताकत नहीं है, लेकिन इस लड़ाई के बाद उसे पता चला कि उसने वास्तव में इस अमर सम्राट को कम आंका था, जो लगातार हार मानता रहा। झाओ तियान ने अपनी आंखें सिकोड़ी और स्वाभाविक रूप से वह निष्क्रिय खड़ा नहीं रहा, अन्यथा झो जियांग को भुगतना पड़ता। उसने व्यंग्य किया और उसके हाथ में एक भाला प्रकट हो गया। अगले ही पल भाला मानो आकाश और पृथ्वी को भेदता हुआ प्रतीत हुआ, जिसमें असीम विनाशकारी शक्ति थी और उसने यू कांगहाई को मार डाला। बूढ़े आदमी, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अध्याय 402। यांग परिवार कार्रवाई करता है। क्या यू परिवार नष्ट हो जाएगा? जैसे ही झाओ तियान ने हरकत की, वह भयानक दबाव तुरंत दूर हो गया।
वह भाले का इस्तेमाल मुख्य रूप से हमला करने और मारने के लिए करता था। युए कांगहाई ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसका चेहरा सामान्य बना रहा और उसने झाओ तियान के भाले का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। फुफ! अगले ही पल युए कांगहाई का शरीर पल भर में फट गया। क्या? युए मिंगटिन खुद को रोक नहीं सका और चिल्ला उठा, पूर्वज! उसकी आंखों में अविश्वास और निराशा थी। पूर्वज को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता था? आपको पता है, यू कांगहाई छठे दर्जे का अमर सम्राट है। मध्य स्तर के अमर सम्राटों में वह शीर्ष स्थान रखता है, लेकिन अब उसे उसी स्तर के झाओ तियान ने इतनी आसानी से हरा दिया। इस तरह की बात किसी भी नजरिए से देखने पर थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। न केवल यू मिंगटिन बल्कि शहर में शो देख रहे लोगों के चेहरे भी संदेह से भरे हुए थे। जाहिर है, वे भी इस बात से बहुत हैरान थे कि यू कांगहाई को इतनी आसानी से मार दिया गया। उन्हें लगा था कि यू कांगहाई निश्चित रूप से दो अमर सम्राटों को हराने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी पराजित हो जाएगा। तथापि यह दुर्घटना अचानक घटित हुई। युए कांगहाई का चकनाचूर शरीर अचानक पानी की धारा में बदल गया। ये है। झाओ तियान की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति यू कांगहाई का अवतार था। उसका असली शरीर कहाँ है? अगले ही पल उसे पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसने अपना सिर घुमाकर दूर खड़ी झोउ जियान की ओर देखा। ध्यान से। हालांकि आवाज बंद होते ही झोउ जियान के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उसकी आभा अत्यंत भयानक थी और उसके शरीर में लगातार गर्जना हो रही थी। युए कांगहाई की आंखों में निर्ममता और हत्या की भावना भरी हुई थी। उसने अपनी महान दाव की शक्ति का प्रयोग किया और झोउ जियान को जान से मारने का निश्चय कर लिया था। झाओ तियान ने युए कांगहाई की आभा को महसूस किया और वह विस्मयबोध से बोले बिना नहीं रह सका, तुमने अमर सम्राट के 7वें स्तर को पार कर लिया है। अमर सम्राट को भी प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 1 से 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक चरण में एक बड़ा अंतर है। हालांकि छठे और 7वें स्तर के बीच केवल एक स्तर का अंतर है, लेकिन मध्य और अंतिम चरणों के बीच युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। झोउ जियांग भी हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युए कांगहाई उसे मारने आएगा। इस तरह की शक्ति का उद्देश्य उसे सीधे मारना ही होगा। इस पल वह डरा हुआ था। उसने अभी अभी अमर सम्राट का दर्जा हासिल किया था और उसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था। वह इस तरह कैसे मर सकता था? वह विरोध करना चाहता था, लेकिन यू कांगहाई बहुत तेज था और उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। युए कांगहाई की आंखों में शीतलता भरी हुई थी। बाहरी लोगों को लगता था कि वह निर्णायक है, लेकिन ये बात केवल यू परिवार के लिए ही सच थी। लेकिन अब तियानयुन संप्रदाय धीरे धीरे दबाव बना रहा था और यू परिवार के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक खरगोश भी घबरा जाने पर काट लेता है, एक शक्तिशाली अमर सम्राट की तो बात ही अलग है। क्योंकि बाहरी लोग उसे अनिर्णायक समझते हैं, इसलिए आज वह उन्हें ये देखने देगा कि क्या वह वास्तव में वैसा ही है। बूम! भयानक धमाके की आवाज गूंजी और उसके भयावह परिणाम आसपास के इलाकों में फैल गए। युए कांगहाई को केंद्र मानकर 100 मील के दायरे में फैले घर और इमारतें पल भर में ढह गईं और खंडहर में तब्दील हो गईं। झाओ तियानेक्सिन लगभग रुक ही गया था। धत्तेरी की! झोउ जियांग की मौत हो गई। वह जानता था कि अब झोउ जियांग के लिए इस हमले का सामना करना मुश्किल होगा। अभी अभी उसने बहुत लापरवाही बरती थी, वरना झोउ जियांग कभी हारता ही नहीं। धत्तेरी की! झाओ तियान की आंखें लाल थीं और वह बेहद गुस्से में था। झोउ जियांग ने युए परिवार का रहस्य बताकर उसे सफलता का मौका दिया था। तियानयुन संप्रदाय की शक्ति को फिर से बढ़ते हुए देखकर उसे ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। मुख्य बात यह है कि उसकी साधना युए कांगहाई से थोड़ी कमजोर है। वह केवल छठे स्तर का है, जबकि युए कांगहाई 7वें स्तर का है। फिलहाल वह युए कांगहाई का मुकाबला नहीं कर सकता। धत्तेरी की! इस दृश्य को देखकर शहर के लोग सन्नाटे में डूब गए और उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता छा गई। अमर सम्राट तो आखिर अमर सम्राट ही हैं और उन्हें धमकाया नहीं जा सकता। तियानयुन संप्रदाय अब एक मजाक बन गया है। वे उपद्रव मचाने के लिए दरवाजे पर आए थे, लेकिन अब एक अमर सम्राट की मृत्यु हो गई है। लेकिन युए परिवार के पूर्वज बहुत गहराई में छिपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि स्थिति पलटने वाली है। अतीत में तियानयुन संप्रदाय युए परिवार से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन अब युए परिवार की शक्ति दब गई है। क्या भविष्य में इन दो प्रमुख शक्तियों का भाग्य उलट जाएगा? चर्चा की आवाजें लगातार गूंजती रहीं, लेकिन शहर में अभी भी अमर सम्राट स्तर की कई सेनाएं मौजूद हैं और वे गंभीरता से दूर की ओर देख रही हैं। बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं।
इसी क्षण एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद यू कांगहाई की आकृति टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह थी, जो सीधे यू परिवार की दिशा में जा गिरी और चकनाचूर हो गई। टकराना। एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसे लगभग पूरे काइमिन शहर ने सुना। इस भीषण दुर्घटना के कारण यू परिवार पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया और यू परिवार का मूल स्वरूप लगभग न के बराबर ही रह गया। इसके बाद का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। सुनहरे वस्त्र पहने और गंभीर चेहरे वाला एक आकर्षक युवक शून्य में खड़ा था। उसकी आभा संयमित थी और उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी कमर पर सोने के धागे से बना जैद का एक लटकन था। यांग परिवार। ये सुनकर कई लोगों के दिल अचानक कांप उठे। दरअसल तियानयुन संप्रदाय को यांग परिवार की मदद मिली थी। सभी लोगों ने उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। यांग परिवार के बुजुर्ग यांग मिंगजियाओ, आधे कदम का उस्ताद। संपूर्ण काइमिन काउंटी में 3 प्रमुख गुरु हैं, जिनमें से यांग परिवार सबसे भयावह है, जिसमें 2 गुरु, एक अर्ध कदम गुरु और लगभग 10 अमर सम्राट शामिल हैं। यांग परिवार की तुलना में यू परिवार एक चींटी के समान है। एक तो काइमिन काउंटी का अधिपति है और दूसरा काइमिन काउंटी का एक अमर सम्राट मात्र है। जब यूए परिवार के लोगों ने यांग मिंगशियाओ को देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो आसमान गिर पड़ा हो। सब खत्म हो गया। यूए मिंगटिन निराशा से भर गया था। वह यांग परिवार की ताकत को भलीभांति जानता था। पूरे पिंगशुआन साम्राज्य में भी इसे सर्वश्रेष्ठ परिवारों में गिना जाता था। हालांकि यूए परिवार के पास अब प्रभुत्व क्षेत्र में एक गुरु मौजूद था जो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन जब उन्हें यांग परिवार का सामना करना पड़ रहा था तो क्या वे अभी भी यूए परिवार की मदद करने को तैयार होंगे? सच कहूं तो यू मिंगटियन को लगा था कि रुद्र देवदत्त सीधे ही चली जाएगी। निंग एर का स्वामी केवल प्रभुत्व क्षेत्र में था। अपने यू परिवार के लिए काइमिन काउंटी के अधिपति यांग परिवार के खिलाफ जाना एक बेहद मूर्खतापूर्ण निर्णय था। यूए मिंगटियन ने कभी नहीं सोचा था कि यांग परिवार तियानयुन संप्रदाय के पीछे था। अचानक ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। यांग मिंगशियाओ प्रभुत्व क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही थी और संयोगवश उनके यू परिवार के पास ऐसा खजाना था। यूए परिवार का अंत हो गया। यूए मिंगटियन का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। अगर यांग परिवार यूए परिवार को नष्ट करना चाहता है तो यूए परिवार के बचने की संभावना लगभग न के बराबर होगी। इस पल झोउ जियांग को ये देखकर राहत मिली कि वह ठीक है। उसे तो लगभग लगा था कि वह मर ही जाएगा। धन्यवाद भगवान यांग। यांग मिंगशियाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर नजरें हटा ली। झोउ जियांग यांग परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक कुशल कुत्ता था। स्वाभाविक रूप से वह इतनी आसानी से मर नहीं सकता था। आखिर वह एक अमर सम्राट भी था। वह अभी भी बहुत उपयोगी था। भविष्य में कई जगहों पर वह काम आएगा। यांग मिंगशियाओ ने एक बार फिर यू परिवार की ओर देखा। यू कांगहाई जमीन पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं और उसकी छाती में गहरा गड्ढा था। वह थोड़ा भयानक और डरावना लग रहा था। यू परिवार ने कैमिंग शहर के कानूनों का उल्लंघन किया। आज मैं यू परिवार का सफाया कर दूंगा। यांग मिंगजियाओ की आवाज निकली। यूए परिवार के पूर्वज पिंगशुआन साम्राज्य के संस्थापक नायक थे। यदि उनका यूए परिवार प्रत्यक्ष कार्रवाई करता तो यह शाही परिवार के लिए एक उकसावा होता। अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए शाही परिवार यांग परिवार द्वारा कोई भी कार्रवाई करने पर सहमत नहीं होगा। आखिरकार यू परिवार के पूर्वज भी शाही परिवार से संबंधित थे। लेकिन अब जब उन पर अपराध का आरोप लग चुका है तो शाही परिवार इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेगा कि वे क्या कार्रवाई करते हैं। पिछले परीक्षणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शाही परिवार को यू परिवार के अस्तित्व की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अध्याय 403 भयावह प्रभुत्व क्षेत्र संशोधन। यूए कांगहाई बड़ी मुश्किल से उठा। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसकी आंखों में मौत का भाव साफ झलक रहा था। यांग परिवार यह ऐसा दुश्मन नहीं है जिससे यू परिवार निपट सके। इसका मतलब है कि आज उनका यू परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। यूए निंग द्वारा वापस लाए गए मास्टर क्षेत्र के बारे में अनुमान है कि वह यूए परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। आखिरकार यांग परिवार की शक्ति बहुत अधिक है। अफसोस। यूए कांगहाई धीरे धीरे उठा। उसने यूए परिवार के सदस्यों पर एक नजर डाली और इस समय वे सभी उसे चिंतित निगाहों से देख रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कुछ आत्मदोष के साथ कहा, असल में मुझमें ही अक्षमता है। मैं अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर सकता। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले यू परिवार के कई लोगों की आंखें लाल हो गईं और कुछ भावुक लोग तो जोर जोर से रोने भी लगे। सभी को पता था कि यू परिवार आज भाग नहीं पाएगा। दादाजी कृपया ऐसी बातें न कहें।
आपने यू परिवार के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई है, लेकिन हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। सबसे बुरा जो हो सकता है वो है मौत। यांग परिवार हमारे युए परिवार को नष्ट करना चाहता है, इसलिए मरने से पहले हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। इस दौरान बहुत निराशा हुई है। चलो सीधे उनसे ही मुकाबला करते हैं। गर्जना सुनाई दी। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन हर किसी को केवल दुख का अनुभव हो रहा था। ये बलवानों के सामने कमजोरों की बेबसी और निराशा है। बचने की कोई संभावना नहीं है। युए कांगहाई ने भी अपने मन को थोड़ा स्थिर किया। उसने दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से आकाश में यांग मिंग शियाओ की ओर देखा। अगले ही क्षण उसके शरीर से सांसों में अत्यधिक उन्मादपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। यह उतार चढ़ाव विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था, और यहां तक कि झाओ तियान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। आत्मविस्फोट। झाओ तियान की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यू कांगहाई आखिरी दम तक लड़ेगा। अंतिम चरण के अमर सम्राट के आत्मविस्फोट की शक्ति लगभग निश्चित रूप से उसे मार डालेगी, और उसके मन में तुरंत पीछे हटने का विचार आया। पल भर में यू कांगहाई के शरीर में उत्पन्न होने वाली आभा अत्यंत भयावह हो गई, यहां तक कि यांग मिंग शियाओ ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। अंतिम चरण के अमर सम्राट का आत्मविस्फोट अभी भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। युए मिंगटिन ने भी युए कांगहाई की हालत देखी और उसके चेहरे पर कड़वाहट झलक रही थी। युए परिवार का पतन निश्चित था। एक ही समय पर कैमिंग शहर में एक और जगह पर वानवू मंडप, सबसे ऊपरी मंजिल पर दो लोग बैठे थे। उनमें से एक वानवू पवेलियन की झोउ यूनलिंग थी, जिनसे रुद्र देवदत्त की मुलाकात किंगलुआन शहर में हुई थी। उनके बगल में खड़ा व्यक्ति काले रंग का चोला पहने हुए था और उसके चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था, बल्कि वह गंभीर और गरिमा में था। हालांकि उनकी कमर पर लटके ड्रैगन पैटर्न वाले जैड पेंडेंट से यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह पिंगशुआन साम्राज्य के शाही परिवार का सदस्य होना चाहिए। दोनों का वातावरण अत्यंत शांत था, लेकिन साथ ही दमनकारी भी। झोउ यूनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने सुना है कि युए परिवार के पूर्वजों ने भी साम्राज्य के लिए बहुत कुछ किया था। क्या आप चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे? जू हाउटियन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झोउ यूनलिंग ने अचानक यू परिवार का जिक्र क्यों किया। इस बार वह कैमिंग शहर में सिर्फ घूमने फिरने आया था, लेकिन संयोगवश उसकी मुलाकात झोउ यूनलिंग से हो गई, इसलिए दोनों मिले और बातचीत की। जू हाउटियन ने यू परिवार की ओर देखा। वहां की स्थिति बेहद चिंताजनक थी, लेकिन उसका चेहरा अत्यंत शांत था। वह युए परिवार के पूर्वज थे। वर्तमान युए परिवार का कोई मूल्य नहीं है और उसकी रक्षा करने लायक भी कुछ नहीं है। साम्राज्य के लिए मूल्य ही सर्वोपरि प्राथमिकता है। वर्तमान में यू परिवार में केवल एक ही अमर सम्राट है, और पूरे पिंडजुबान साम्राज्य के लिए इसका लगभग कोई खास महत्व नहीं है। कम से कम ये निश्चित रूप से यांग परिवार जितना महान नहीं है। युए परिवार के हित में यांग परिवार को असंतुष्ट करना किसी भी कीमत पर नुकसान के लायक नहीं है। यह शाही परिवार है जो सबसे निर्मम लोगों का समूह है। उनकी नज़र में मूल्य ही सब कुछ है। झोउ यूनलिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और रहस्यमय ढंग से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। उस दिन रुद्र देवदत्त के जाने के बाद उसने किसी को रुद्र देवदत्त की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इसके अलावा रुद्र देवदत्त का कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए झोउ यूनलिंग को आसानी से पता चल गया कि रुद्र देवदत्त काइमिंग शहर आया था, और उसे रुद्र देवदत्त और यूनिंग के बीच की स्थिति के बारे में भी पता था। आपको ये जानना होगा कि रुद्र देवदत्त का अतीत बेहद भयावह है। उसके आसपास के सभी सेवक शक्तिशाली और कुख्यात हैं। झोउ यूनलिंग स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति से संपर्क करने का अवसर तलाशना चाहती है, शायद उसे स्वर्ग को चुनौती देने का मौका मिल जाए। हालांकि रुद्र देवदत्त इन दिनों यू परिवार के साथ रह रहा है, और झोउ यूनलिंग को अभी तक कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला है। एक घुमंतू व्यापारी होने के नाते वह अच्छी तरह जानती है कि अगर वह जानबूझकर उसके पास जाएगी तो इससे केवल नाराजगी ही होगी। ये काफी स्वाभाविक होना चाहिए। दुर्भाग्यवश उसने कभी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा नहीं की। ये सुनकर जू हाउटियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कुछ संदेह के साथ पूछा, मंडप के स्वामी झोउ का इससे क्या तात्पर्य है? क्या इस यू परिवार का कोई महत्व है? झोउ यूनलिंग ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हल्के से अपना सिर हिलाया। आज शायद यांग परिवार इसी वजह से नष्ट हो जाएगा। जैसे ही यह बात कही गई, जू हाउटियन का चेहरा तुरंत बदल गया। झोउ यूनलिंग उससे झूठ नहीं बोल सकती थी। अगर उसने ऐसी बात कही है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी जो उसे पता नहीं होगी। लेकिन ये कैसे संभव है?
वह ये भी जानता था कि यू परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमर सम्राट ही था। वह यांग परिवार का सामना कैसे कर सकता था? जू हाउटियन खड़ा हो गया, उसका चेहरा बेहद गंभीर था। मास्टर जो, क्या आप सच में गंभीर हैं? यांग परिवार को उनके शाही परिवार का सदस्य माना जाता है और वह किसी को भी उन्हें नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। आपको यह अवश्य ही पता होगा कि यांग परिवार में 2 मास्टर स्तर के स्वामी हैं और यांग मिंगशियाओ भी हैं जो मास्टर स्तर को पार करने के कगार पर हैं, इसलिए पूरे यांग परिवार का महत्व बहुत अधिक है। झो यूनलिंग ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर तुरंत नजरें हटा ली। उसने शांत और उदासीन स्वर में कहा, महामहिम, चूंकि हमने कई बार सहयोग किया है, इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि आप इधर उधर न घूमें और यांग परिवार की मदद करने के बारे में न सोचें। या तुम भी मरना चाहते हो? जू हाउटियन का दिल अचानक हिल गया और उसने अविश्वास भरी नजरों से झो यूनलिंग की ओर देखा। आप जानते हैं, वो प्रभुत्व क्षेत्र के अंतिम चरण का साधक है और उसने अराजकता शरीर पर महारत हासिल कर ली है। पूरे किंटियन क्षेत्र में कौन उसे मार सकता है? यहाँ तक कि बूढ़ा सम्राट भी उसे लगातार नहीं मार सकता। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। निषिद्ध बलवान व्यक्ति, क्या यू परिवार वास्तव में उस निषिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित है? जब वह सोच ही रहा था, तभी दूर से एक भयानक सांस की आवाज फिर से सुनाई दी। इस सांस की ताकत यांग मिंगशियाओ की ताकत से कहीं अधिक थी। कैमिंग शहर के ऊपर आकाश में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह दमन के एक भयावह एहसास से घिरी हुई थी, मानो वह कोई देवता या दानव हो जो दुनिया पर राज करता हो। अराजकता का देवता, एक मध्यम स्तर का कुशल साधक। एक पल के लिए पूरा शहर सन्नाटे में डूब गया और हर कोई बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देखता रहा। इस कलाकार ने कई वर्षों से कोई हलचल नहीं मचाई है, लेकिन आज वे इसे देखने के लिए भाग्यशाली हैं। यू कंगहाई, तुम बहुत अभिमानी हो। एक विशाल घंटी जैसी आवाज गूंज उठी। अमर सम्राट के आत्मदाह से पूरे काइमिंग शहर में व्यापक विनाश होगा। यांग परिवार ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उन्हें इसे रोकने के लिए आगे आना होगा। युए कांगहाई की आभा और भी उग्र होती गई और वह अपनी अपार भव्यता के कारण जमीन पर लेट गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। तुम सब मेरे यू परिवार को नष्ट करना चाहते हो? क्या मुझे मरने का इंतजार करना पड़ेगा? जैसे ही आवाज बंद हुई, उसकी आभा अचानक बढ़ गई और उसके शरीर में तुरंत छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं और उसके शरीर से खून जैसा लाल प्रकाश निकलने लगा। एक पल के लिए उस पागलपन और अत्याचारी माहौल ने सबको थोड़ा घबरा दिया। अध्याय 404, फोंग हे ने कार्रवाई की जिससे दुनिया चौंक गई। युए कांगहाई की दहाड़ में बेबसी और दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। जिन लोगों ने पहले युए परिवार का उपहास किया था, वे भी अब थोड़े गंभीर और कुछ हद तक सहानुभूतिपूर्ण लग रहे थे। आकाश में विशाल छाया नीचे की ओर देख रही थी। फिर एक ठंडी सी घुरघुराहट सुनाई दी जो कान फाड़ देने वाली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे युए परिवार और तियानयुन संप्रदाय के बीच की दुश्मनी का असर काइमिंग शहर पर पड़ा है, इसीलिए नगर प्रमुख ने कार्रवाई की है। ये तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी हठधर्मिता को देखते हुए मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। उसके बाद असीम शक्ति से युक्त एक विशाल ताड़ का पेड़ आकाश से गिरा, जिससे लोगों के सिर सुन्न हो गए। लगभग पूरा काइमिंग शहर इस दृश्य को देख सकता है। उनके दिलों में भय और निराशा का भाव व्याप्त था। आपको ये समझना होगा कि उन्होंने केवल यही दृश्य देखा है और उन्हें यह नहीं पता कि इस हमले का निशाना बने लोग कितने हताश होंगे। युए कांगहाई ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। आह! एक गर्जना सुनाई दी, उसका शरीर फूलने लगा और उसी समय वह दबाव से मुक्त हो गया और आकाश में उड़ने ही वाला था। पूर्वज युए मिंगटियन का चेहरा भी निराशा से भरा हुआ था। युए परिवार सचमुच तबाह होने वाला है। ठीक उसी समय जब यू कांगहाई आकाश में उड़ने ही वाला था, अचानक एक हाथ ने उसे पीछे धकेल दिया और उसके शरीर में मौजूद हिंसक आभा तेजी से पीछे की ओर बहने लगी और अपने मूल रूप में लौट आए। युए कांगहाई के सामने एक लंबा और पतला व्यक्ति, जिसने एक हाथ पीठ के पीछे रखा हुआ था, ने अपना सिर घुमाया और शांत भाव से कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा? इतनी जल्दी क्या है? युए कांगहाई के चेहरे पर संदेह के भाव साफ दिख रहे थे और यह स्पष्ट था कि उसने अभी तक पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जिस स्थान पर वे मौजूद थे वह सभी के ध्यान का केंद्र था। रुद्र देवदत्त के आगमन पर सभी ने तुरंत ध्यान दिया। ये व्यक्ति कौन है? उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ। दूर स्थित वानवु बिल्डिंग में जू हाउटियन के चेहरे पर भय के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे।
एक अमर सम्राट साधक का आत्मविनाश, और वह भी आत्मविनाश के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। असल में कोई भी इस स्थिति को नहीं सुधार सकता। अगर वह खुद इसे रोक भी ले तो ज्यादा से ज्यादा वह केवल यू कांगहाई की आत्मा को ही बचा सकता है। लेकिन अब यू कांगहाई का आत्मविनाश न केवल रुक गया है, बल्कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। दूसरी ओर रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाया और आकाश की ओर देखा, फिर शांत भाव से कहा, मैं ये शो देखते देखते थक गया हूं, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। फैंग हे, उन सबको मार डालो। शांत और उदासीन आवाज सुनाई दी, और लगभग सभी बलवान पुरुष जो इस स्थान पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने इसे सुना। उन सबके चेहरों पर खौफ और हैरानी के भाव थे। यह क्या है? क्या वह यांग परिवार के मुखिया की हत्या करने जा रहा है? सबको थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। रुद्र देवदत्त के बोलने के बाद अचानक उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। फोंग हे घुटनों के बल बैठ गया और रुद्र देवदत्त को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोला, जी। बोलने के बाद वह धीरे से उठा, फिर उसने अपना सिर घुमाकर आकाश से तेजी से गिरते हुए विशाल हाथ को देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी तिरस्कार की भावना थी। चींटी। तुरंत घुटन और दमन की एक असहनीय भावना फैल गई, और पूरा काइमिंग शहर मानो मौत की खामोशी में डूब गया, और एक बेहद ठंडी सांस फूट पड़ी। असंख्य मील के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके पैरों के नीचे एक अंतहीन खाई हो, और विनाश का एक हाथ उन्हें नीचे खींचने वाला हो। यह क्या बदतमीजी है? किसी ने चीख मारी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। फैंग हे की आंखों में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और एक शांत आवाज सुनाई दी, मर जाओ। अगले ही पल ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दुनिया मुरझा रही हो, और आकाश में विराजमान यांग परिवार के स्वामी क्षेत्र का अवतार भी मुरझाते हुए फूल की तरह तेजी से मुरझाने और विलीन होने लगा। फैंग हे का मार्ग बिल्कुल निर्वाण है। सभी रास्तों में से इस रास्ते को अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली रास्ता माना जाता है। अंधेरे में 50 वर्षीय व्यक्ति के चेहरे पर भय का भाव था। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, यह क्या है? वह घातक शक्ति तेजी से उसकी ओर फैली और फिर बिना चीख पुकार के उसे सीधे निगल गई। अभी तक यांग परिवार के मुखिया की आभा सीधे इस दुनिया से गायब हो गई। मौन सन्नाटा छा गया। असंख्य लोग इस दृश्य को आंखें फाड़कर अविश्वास से देखते रहे। वे इतने स्तब्ध थे कि उस क्षण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। गुरु को यूं ही मार दिया गया। सर्वांगीण वस्तुओं के मंडप पर जू हाउटियन के चेहरे पर अत्यधिक भय के भाव थे, और उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा था। साधना राक्षसों के रक्त दमन के समान है। जब कमजोर बलवान का सामना करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाते हैं। वह एक निश्चित ताकतवर व्यक्ति है। आवाज बंद होते ही उसके दिल में डर तेजी से बढ़ गया। एक प्रतिबंधित बलवान व्यक्ति उस युवक के सामने घुटने टेककर बैठ गया। ये युवक कौन है? सच कहूं तो जू हाउटियन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे अचानक थोड़ा सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि झो यूनलिंग ने उसे अभी अभी मना लिया था। अन्यथा यदि उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया होता तो क्या पूरा पिंगशुआन साम्राज्य नष्ट नहीं हो जाता? आखिरकार इतने भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति के लिए पिंगशुआन साम्राज्य एक चींटी से कम नहीं था। जो लोग किसी निश्चित बलवान व्यक्ति को गुलाम बना सकते थे, वे कम से कम निश्चित बलवान व्यक्तियों में शीर्ष बलवान व्यक्ति थे, या उनसे ऊपर के बलवान व्यक्ति थे। और ऐसा व्यक्ति उनकी कल्पना से परे था। फोंग हे की आकृति आकाश में मृत्यु के देवता की तरह मंडरा रही थी। उसने बस दूर की ओर एक नजर डाली और झोउ जियांग और झाओ तियान पल भर में नष्ट हो गए। उनके अनुसार जब तक वे निश्चित स्वामी नहीं हैं तब तक उन्हें तुरंत मिटाया जा सकता है। निश्चित स्वामी और प्रभुत्व क्षेत्र के स्वामी में बहुत बड़ा अंतर है, और यह कहना भी जरूरी है कि वे अमर सम्राट मात्र हैं। उन्हें चींटियों के समान कहना कुछ अतिशयोक्ति होगी। फिर फोंग हे ने दूसरी दिशा में देखा। यांग परिवार वहीं रहता था। उसने अपना हाथ फिर उठाया और उसके शरीर में उस रास्ते की आभा उमड़ पड़ी। मेरे स्वामी, मेरी जान बख्श दीजिए। यांग परिवार से एक भयभीत आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज निकलते ही पूरा यांग परिवार तेजी से गायब होने लगा। यांग परिवार के बारे में सब कुछ पल भर में सन्नाटे में बदल गया, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। पलक झपकते ही पूरा यांग परिवार गायब हो गया। इस पल पूरे कैमिंग शहर में हर किसी के चेहरे पर भय और भ्रम का भाव था। आखिर हुआ क्या? कौन है ये? युए परिवार के लोग भी अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे अविश्वास और सदमे से भरे हुए थे। उन्हें तो ये भी संदेह था कि उन्होंने जो देखा वह महज एक सपना था और असलियत में कुछ भी नहीं था। मैं गलत तो नहीं देख रहा? यांग परिवार तबाह हो गया था। युए यांगकिंग का चेहरा भय से भरा हुआ।
था, वह बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। पूरा काइमिन शहर मानो अंधेरे में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। किसी की हत्या करने के बाद फोंग हे वापस रुद्र देवदत्त के पास लौट आया। रुद्र देवदत्त ने उसकी ओर एक नजर डाली और फिर हल्के से कहा, विलुप्त होने का रास्ता, प्रतिभा ठीक है। फैंग हे का चेहरा अचानक प्रसन्न हो गया, उसने जल्दी से अभिवादन किया, प्रशंसा के लिए धन्यवाद महोदय। फुफकार। इस दृश्य को देखकर लोगों ने गहरी सांस ली। कुछ देर पहले तक जो भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति था, वह उस युवक के सामने इतना विनम्र कैसे हो गया। रुद्र देवदत्त ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि यू परिवार की ओर मुड़ गया और पूरा काइमिन शहर धीरे धीरे शांति में लौट आया। हालांकि सभी के दिलों को शांति नहीं मिली। वह व्यक्ति कौन है? क्या वह प्रभुत्व के दायरे से ऊपर का कोई भयानक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? क्या प्रभुत्व के दायरे से ऊपर भी कोई दायरे हैं? जिन लोगों को ज्यादा अनुभव नहीं था, उन्होंने तुरंत संदेह व्यक्त किया। बकवास। प्रभुत्व क्षेत्र से ऊपर निषिद्ध स्वामी है। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र तक पहुंचना इस दुनिया से परे माना जाता है और एक वर्जित अस्तित्व है। डोमिनेशन दायरे के स्वामी को इतनी आसानी से मार डालने के लिए वह अवश्य ही एक निषिद्ध साधक होगा। लेकिन जिसने कार्रवाई की है वह एक निषिद्ध गुरु है। उसने जिस गुरु का जिक्र किया है वह किस क्षेत्र का है? अध्याय 405 परिणाम। काइमिन शहर में एक बड़ा परिवर्तन। यान परिवार तबाह हो गया। तियानयुन संप्रदाय के 2 अमर सम्राटों के साथ वे भी मारे गए। ये कहा जा सकता है कि पूरे काइमिन शहर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। पहले तो सभी को लगता था कि यू परिवार का विनाश होना तय है। हालांकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि हालात इतना बड़ा मोड़ ले लेंगे। यू परिवार के पास भी ऐसी ही एक भयावह बैकअप योजना है। प्रभुत्व के दायरे से परे एक शक्तिशाली व्यक्ति। मुख्य बात यह है कि प्रभुत्व के शिखर पर बैठा वह शक्तिशाली व्यक्ति मात्र एक सेवक है। उसके स्वामी की भयावहता की कल्पना करना कठिन है। युए कांगहाई ने अपने चेहरे पर अवर्णनीय भय और आतंक के साथ रुद्र देवदत्त की पीठ की ओर देखा। उसने पहले सोचा था कि रुद्र देवदत्त का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अंत में चीजें इस तरह से आगे बढ़ेंगी। आखिर उस लड़की निंग एर ने क्या कर दिया? तभी ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति उसके लिए कार्रवाई कर सकता है। उनकी नज़र में रुद्र देवदत्त जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सुंदरता की चाहत होती है क्या? जब तक वह तैयार रहेगा, पूरे किंगटेन क्षेत्र की शीर्ष सुंदरियां उसकी सेवा करने के लिए कतार में खड़ी रहेंगी और उनमें से कई निश्चित रूप से युए निंग र से भी अधिक सुंदर होंगी। युए कांगहाई ने गहरी सांस ली और जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर श्रद्धापूर्वक जोर से कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद महोदय। मेरा यू परिवार आपके जीवन रक्षक उपकार को कभी नहीं भूलेगा। अब से यू परिवार केवल आपके जीवन का सम्मान करेगा। कृतज्ञता आवश्यक है। बेशक उसके पास भी अपनी कुछ तरकीबें हैं। अगर रुद्र देवदत्त अपने युए परिवार का नेतृत्व संभाल लेता है तो युए परिवार एक खूंखार और शक्तिशाली व्यक्ति पर भरोसा कर सकेगा और उनका भविष्य अब से उज्जवल हो जाएगा। अगर रुद्र देवदत्त मना भी कर दे तो भी कोई बात नहीं। कम से कम बाहरी दुनिया को उनके युए परिवार और रुद्र देवदत्त के बीच के रिश्ते का एहसास तो होगा। भविष्य में कोई भी उसके यू परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम आने वाले लंबे समय तक तो यही स्थिति बनी रहेगी। युए परिवार के बाकी सभी सदस्यों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर सीधे रुद्र देवदत्त की ओर घुटने टेक दिए और युए कांगहाई की कही हुई बात को दोहराया। थोड़ी देर के लिए पूरा काइमिन शहर सन्नाटे में डूब गया और सभी लोग गंभीरता से रुद्र देवदत्त की ओर देखने लगे। यह एकमात्र ऐसा स्थान भी है जहां वे रुद्र देवदत्त और यू परिवार के बीच संबंधों का आकलन कर सकते हैं। युए परिवार। रुद्र देवदत्त थोड़ी देर रुका, फिर पीछे घुटनों के बल बैठे युए परिवार के सदस्यों की ओर मुड़ा। उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे और उसका चेहरा बेहद शांत था। एक सरसरी नजर डालने के बाद वह फिर से मुड़ा और यू के घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। हालांकि उनके रवैये ने ही कैमिंग शहर में अनगिनत लोगों को गंभीर बना दिया। मना मत करो, मुझे घृणा भी नहीं हुई। इससे कम से कम ये तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का यू परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है और कम से कम वह निश्चित रूप से यू परिवार को कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहता। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आता कि यू परिवार इतने मजबूत व्यक्ति को अपने आसपास क्यों रख सकता है। लेकिन तथ्य पहले से ही उनके सामने है और वे केवल इस बात पर विचार करना शुरू कर सकते हैं कि भविष्य में यू परिवार का सामना करते समय उन्हें क्या रवैया अपनाना चाहिए। युए कांगहाई ने स्वाभाविक रूप से रुद्र देवदत्त की प्रतिक्रिया को देखा और वह बेहद खुश नजर आया। क्या ये डिफॉल्ट सेटिंग है? युए परिवार के उत्थान की उम्मीद जगी है।
जब तक शक्तिशाली रुद्र देवदत्त के पास शेष शक्ति है तब तक उसके पास अमर सम्राट के 9वें स्तर तक पहुंचने का मौका रहेगा। उस समय वो उस खजाने का उपयोग करके सीधे प्रभुत्व के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। तब तक युए परिवार को किंगटियन जगत में एक स्थान प्राप्त माना जाएगा। एक पल के लिए उसका सिर और नीचे झुक गया। जब तक रुद्र देवदत्त पूरी तरह से गायब नहीं हो गया तब तक वह खड़ा नहीं हुआ और फिर गंभीर चेहरे के साथ बोला, दूसरे बड़े परिवार के सदस्यों को जल्दी से यू परिवार की मरम्मत के लिए ले जाएं। कल युए मेरे साथ तियानयुन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आएगी। तियानयुन संप्रदाय को पहले भी हर जगह उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसके लिए उसे जाने देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। यू मिंगमिंग भी बेहद खुश दिख रही थी, आखिरकार बदला लेने में सक्षम होने पर, और यू परिवार के अन्य लोगों को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने आखिरकार अपनी मंजिल हासिल कर ली हो। जी हाँ पूर्वज। अचानक यू कांगहाई को कुछ याद आया और वह फिर से जोर से बोलने लगा। जो लोग पहले यू परिवार छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं है। इस घटना ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि यू परिवार को सुधार करना होगा और वह पहले की तरह काम नहीं कर सकता। पिछला यू परिवार बहुत बड़ा था, जो पूरे परिवार के लिए बहुत हानिकारक था और संसाधनों के आवंटन में गंभीर समस्याएं थीं। लेकिन इस संकट ने उनके यू परिवार को बदलने का मौका दिया। कैमिंग शहर में कई लोग इस जगह पर ध्यान देते हैं। ये सभी वे लोग हैं जो अतीत में यू परिवार से अलग हो गए थे, जिनमें यू परिवार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों शाखाएं शामिल हैं। पता चला कि यू परिवार इस संकट से बच गया था और उनकी मुलाकात एक बेहद ताकतवर और खूंखार व्यक्ति से हुई थी। वे सभी बहुत खुश थे। मैं अब भी यू के घर वापस जाने और नतीजों का आनंद लेने के लिए कुछ समय निकालना चाहता हूं। लेकिन युए कांगहाई की बातें सुनने के बाद इन लोगों के चेहरे पूरी तरह से बदल गए और उनके भाव बेहद भयावह हो गए। यू मिंगमिंग ने तुरंत ठंडे भाव से जवाब दिया, हाँ, वह यू परिवार को छोड़कर जाने वालों से भी बहुत घृणा करता है और स्वाभाविक रूप से उन्हें अब स्वीकार नहीं कर सकता। जल्द ही यू परिवार ने तियानयुन संप्रदाय पर एक जोरदार हमला किया। हालांकि तियानयुन संप्रदाय भी इस जगह पर नजर रख रहा था। जब कई लोगों ने कुछ गड़बड़ महसूस की तो उन्होंने तुरंत तियानयुन संप्रदाय से संबंधित सभी काम छोड़कर सीधे वहां से चले गए। लेकिन केंद्र में मौजूद लोग चाहकर भी वहां से नहीं निकल सकते थे। शक्तिशाली अमर सम्राट के बिना तियानयुन संप्रदाय पहले से ही कसाईखाने में रखी मछली के टुकड़े के समान है। लेकिन तियानयुन संप्रदाय का अस्तित्व समाप्त हो चुका था और जो ताकतें युए परिवार पर अत्याचार करने के लिए उनके साथ आई थीं, वे एक के बाद एक युए परिवार की मदद करने और तियानयुन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए आगे आ गईं। मुझे उम्मीद है कि यू परिवार अपने पुराने मनमुटाव को भुला देगा। युए कांगहाई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हर किसी को मारने पर अड़ा रहता हो। उसने तियानयुन संप्रदाय के सभी प्रमुख सदस्यों को मार डाला और वह अन्य गौण व्यक्तियों की परवाह करने में बहुत आलसी था। वह व्यक्ति कुछ हद तक उस व्यक्ति जैसा है जिसने पहले यू परिवार को छोड़ दिया था। युए परिवार के कई लोगों के चले जाने के बाद तियानयुन संप्रदाय ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बदला लेने की प्रबल इच्छा की उम्मीद कर सकते हैं जिसने अपने परिवार को त्याग दिया हो? वे बस ऐसे लोगों का समूह है जो परिस्थितियों के अनुसार अपना विचार बदल लेते हैं। कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा यू परिवार इतने वर्षों से सक्रिय है और उनकी वंश परंपराएं काफी बिखर चुकी हैं। यू परिवार की वंश परंपरा को पूरी तरह से समाप्त करना लगभग असंभव है। अगर ऐसा किया भी जा सकता है तो ये बहुत ही झंझट भरा काम है और इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि अमर सम्राट ने इस मार्ग में महारत हासिल कर ली है, लेकिन उनकी साधना का स्तर बहुत सारे कारणों और प्रभावों से दूषित होना अच्छी बात नहीं है। सर्वांगीण वस्तुओं के मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर जू हाउटेन कुछ हद तक असहाय होकर पीछे बैठ गया और वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह फिर से खड़ा हो गया। मंडप स्वामी झो, मैं पहले वापस जाता हूँ। ये व्यक्ति वाकई बहुत शक्तिशाली है। मुझे शाही परिवार का ध्यान इस ओर दिलाना होगा ताकि दूसरे पक्ष को उकसाकर कोई घातक आपदा न हो जाए। झो यूनलिंग ज्यादा देर नहीं रुकी, उसने सिर हिलाया। अगले ही पल जू हाउटियन सर्व साधन मंडप में गायब हो गया। झो यूनलिंग ने एक बार फिर अपना ध्यान यू परिवार पर केंद्रित किया। उसकी खूबसूरत आंखों में गंभीरता और उम्मीद झलक रही थी। अगर यू निंग र को भी पसंद किया जा रहा है तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, है ना? जब वह बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसे अपने विचारों पर थोड़ी शर्म आ रही है और उसके कोमल चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। उसने रुद्र देवदत्त और युए निंग एर के बीच के मामले की गहन जांच की थी,
इसलिए वह कारण को अच्छी तरह जानती थी। अध्याय 406 यू परिवार की हालत सुधर रही है। सच कहें तो जो यूनलिंग को खुद भी नहीं पता था कि उसे रुद्र देवदत्त में दिलचस्पी क्यों थी। शायद यह उनकी प्रबल साधना का परिणाम था। बेशक यह तो कारण का सिर्फ एक हिस्सा था। आखिर ताकतवर पुरुषों को कौन पसंद नहीं करता। जो यूनलिंग भी एक महिला थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी विपरीत लिंग में रुचि थी, लेकिन उससे पहले जिन पुरुषों से वह मिली थी वे उसके जितने अच्छे नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनमें रुचि नहीं ले सकती थी। लेकिन रुद्र देवदत्त अलग थी। उसकी ताकत जो यूनलिंग की कल्पना से परे थी और उसे उसकी पहुंच से बाहर का आदमी भी कहा जा सकता था। जो यूनलिंग को इस तरह के व्यक्ति में बहुत दिलचस्पी थी जिसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए नीचे से देखना पड़ता था। जो यूनलिंग ने कुछ हिचकिचाहट भरी निगाहों से एक बार फिर यू परिवार की ओर देखा। यांग परिवार और तियानयुन संप्रदाय के विनाश की खबर जल्द ही फैल गई और जल्द ही पूरे काइमिन काउंटी और यहां तक कि पिंगक्सुआन साम्राज्य को भी इसके बारे में पता चल गया। हालांकि शाही परिवार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। उन्होंने काइमिन काउंटी पर कब्जा करने के लिए किसी को भेजा तक नहीं। हालांकि काइमिन शहर में जो कुछ हुआ उससे पूरे काइमिन काउंटी के लोग बेहद स्तब्ध और अविश्वास में थे। बेशक इन्हें कम से कम मजबूत तो माना ही जाता है, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि यू परिवार और यांग परिवार के बीच कितना बड़ा अंतर है। लेकिन निम्न स्तर के कई साधक इस रोमांच को मात्र देख रहे हैं। ये लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि एक शक्तिशाली यांग परिवार का विनाश हो गया, क्योंकि इन लोगों की नजरों में तो अमर सम्राट भी पहले से ही बेहद भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो प्रभुत्व क्षेत्र की तो बात ही क्या। हालांकि यू परिवार में ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो आसानी से डोमिनेशन दायरे को नष्ट कर सकते हैं। ये कितना भयावह है। ऐसा लगता है कि काइमिन काउंटी में हालात बदलने वाले हैं। यांग परिवार का पतन हो चुका है और तियानयुन संप्रदाय भी नष्ट हो गया है। हालांकि काइमिन शहर में अभी भी दो प्रमुख ताकतें मौजूद हैं, लेकिन अब यूए परिवार से प्रसिद्धि छीनने की हिम्मत कौन करेगा। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले दोनों प्रमुख ताकतें यूए परिवार के प्रति सद्भावना दिखाने गई थीं और उन्होंने पहल करते हुए बेहद उदार उपहार भी भेंट किए थे। ऐसा लगता है कि भविष्य में काइमिन काउंटी का वर्चस्व निश्चित रूप से यू परिवार के हाथ में होगा। हाँ, एक निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति है, वह अधिपति कैसे नहीं हो सकता। लेकिन यह व्यक्ति निश्चित रूप से किंगटियन क्षेत्र से नहीं है। मैंने सुना है कि किंगटियन क्षेत्र का एकमात्र निश्चित शक्तिशाली व्यक्ति अनगिनत साल पहले किसी कारणवश मर गया था। काइमिन काउंटी में चर्चा की आवाजें लगातार गूंज रही थीं और जिन विषयों पर चर्चा हो रही थी वे लगभग सभी पूर्व यू परिवार के मामलों से संबंधित थे। हालांकि जाहिर तौर पर सभी का ध्यान यू परिवार के उस खूंखार ताकतवर व्यक्ति पर अधिक था। यूए परिवार की बात करें तो सीधे शब्दों में कहें तो यह कोई खास डरावना नहीं है। हालांकि यहाँ एक शक्तिशाली अमर सम्राट है, लेकिन काइमिन काउंटी में कई अमर सम्राट भी हैं। हालांकि यूए परिवार इस चर्चा का केंद्र था, लेकिन तियानयुन संप्रदाय को नष्ट करने के बाद यूए परिवार गायब हो गया और उसने कोई बड़ी गतिविधि नहीं की। अधिक से अधिक उन्होंने उस क्षेत्र को वापस ले लिया जिसे पहले तियानयुन संप्रदाय ने छीन लिया था। यू परिवार में यूए मिंगटिन ने चारों ओर देखा और वहां बैठे लगभग सभी लोग वे थे जिन्होंने पहले यूए परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना किया था। सभी को नमस्कार। यूए परिवार आपदा से सुरक्षित बच गया और इस बार यह मुख्य रूप से लड़की निंग र की बदौलत संभव हुआ। अगर वह न होती तो मुझे डर है कि हमारा यूए परिवार अब तक खत्म हो चुका होता। यूए मिंगटिन की आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। अप्रत्याशित रूप से यू परिवार के मामले अंततः छोटी लड़की यू निंग एर द्वारा सुलझा लिए गए। अब उसे यूए निंग एर और रुद्र देवदत्त के बीच के संबंधों से कोई आपत्ति या विरोध नहीं है। रुद्र देवदत्त कितना शक्तिशाली है। सीधे शब्दों में कहें तो वह यूए निंग एर को पसंद कर सकता है और उसे नौकरानी के रूप में वापस ले जा सकता है, जो कि यूए निंग एर का कई जन्मों से संचित आशीर्वाद मात्र है। एक निश्चित बलवान व्यक्ति की दासी बनना नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि यह किसी निश्चित ताकतवर व्यक्ति से भी ज्यादा भयावह है। क्योंकि फोंगहे सिर्फ एक नौकर है, उसकी ताकत भी वर्जित है, इसलिए स्वामी होने के नाते रुद्र देवदत्त को ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जहां तक अमर राजा की साधना का सवाल है जिसका उसने पहले अनुभव किया था, ऐसा अनुमान है कि दूसरे पक्ष ने अपनी साधना को छिपा लिया था। हाँ, इस बार यह कहा जा सकता है कि यूए निंग एर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर वह न होती तो हमारा यूए परिवार सचमुच खत्म हो गया होता। निंगर बचपन से ही बहुत समझदार है। मुझे पता है कि वह किसी को भी यूए परिवार में यूं ही वापस नहीं लाएगी।
चर्चा में उत्साह झलक रहा था और सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। पिछली बैठक में कोई गंभीरता नहीं थी। सभी लोग बहुत सहज थे। अब युवे परिवार तियानयुन संप्रदाय के उत्पीड़न से मुक्त है और पहले लूटी गई भूमि वापस ले ली गई है, इसलिए युवे परिवार का जीवन बहुत आरामदायक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली घटनाओं के कारण कई लोगों ने यू परिवार को छोड़ दिया। लगभग 90% लोग यू परिवार छोड़कर चले गए। इससे वर्तमान यू परिवार काफी सरल हो जाता है, जिसमें इतने जटिल छोटे समूह नहीं हैं और न ही इतनी साजिशें हैं। यहाँ बैठे लोगों का समूह परिवार के प्रति वफादार है। इसके अलावा उन्होंने एक साथ इस संकट का सामना किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बीच की भावनाएं और भी गहरी थीं। परिवार के मुखिया को सूचित करें कि युवे परिवार के द्वार पर मुलाकात की अनुमति मांग रही है। युवा ये नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग पहले तो स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे भावहीन हो गए। युवा उसकी वापसी की हिम्मत कैसे हुई? युवे यानकिंग ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। जब युवे परिवार मुश्किलों में फंसा तो वह सबसे पहले उठकर चला गया था। अब जब युवे परिवार की हालत सुधर रही है तो वह इतना निर्दयी हो गया है कि तुरंत वापस आ गया है। परिवार के मुखिया, ये व्यक्ति सचमुच थोड़ा घृणित है। मेरा सुझाव है कि इसे सीधे मार डाला जाए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। अगर परिवार के मुखिया को अपने सगे भाइयों की चिंता है तो मैं ये काम करूंगा। युवे यानकिंग का स्वभाव गुस्सैल है और वह कभी कभी सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वह युवे परिवार को छोड़कर जाने वालों से बहुत असंतुष्ट था। अब जब उसने सुना कि युएहुआ ने वापस आने की हिम्मत की है तो वह लगभग दौड़कर युएहुआ को जान से मारने ही वाला था। युएमिंगटियन ने हाथ हिलाकर उसे धैर्य रखने का इशारा किया। युवे यानकिंग ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह मन ही मन युएमिंगटियन का सम्मान करता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पीछे बैठ गया। युएमिंगटियन ने चारों ओर देखा और पाया कि उपस्थित कई लोगों के चेहरे पहले से कहीं अधिक उलझे हुए थे। आखिरकार यू परिवार एक बड़ा परिवार है और युहुआ उनकी सीधी वंशज है। उपस्थित कई लोगों का युहुआ से घनिष्ठ संबंध है। अगर वे सचमुच उन्हें सीधे मार देते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। हालांकि वह उन लोगों को वापस आने की अनुमति नहीं दे सकता। अब जबकि यू परिवार की हालत आखिरकार बेहतर हो गई है, युएमिंगटियन नहीं चाहता कि स्थिति फिर से खराब हो। युएमिंगटियन ने शांत भाव से कहा, जब युवे परिवार संकट में था तब युएहुआ ने युवे परिवार को छोड़ दिया, जिससे युवे परिवार के साथ विश्वासघात माना गया। कुल के नियमों के अनुसार परिवार के साथ विश्वासघात को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वह काम आता है जो परिवार के लिए लाभदायक नहीं होता। इस तरह के अपराध में 100 साल की कैद होती है और सजा महीने में 1 बार दी जाती है। दूसरी श्रेणी में परिवार के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना शामिल है। 10,000 वर्षों का कारावास और दिन में 3 बार कोड़े मारना। तीसरी श्रेणी। युएमिंगटियन ने अचानक अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, इसका असर पूरे परिवार के अस्तित्व पर पड़ता है। कुल के नियमों के अनुसार साधना पर प्रतिबंध है और आत्मा को मृत्यु तक तपाया जाएगा। युएहुआ और अन्य लोगों का जाना पूरे कबीले के साथ विश्वासघात और हमें छोड़ देने के समान माना जाता है। आप वापस आ सकते हैं, लेकिन सब कुछ नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अध्याय 407 मू किंगलिंग से मुलाकात। युएमिंगटियन के बोलने के बाद वहां मौजूद सभी लोग चुप हो गए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी। भले ही युएहुआ और अन्य लोग वापस आ जाएं, उन्हें नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। वे सभी तीसरी श्रेणी के होने चाहिए। युएमिंगटियन ने फिर कहा, युवे परिवार पहले बहुत ही ढीला ढाला था और उसके कोई नियम नहीं थे, इसलिए हर जगह समस्याएं थीं। अब ये समस्याएं नहीं हैं और युवे परिवार कहीं अधिक स्थिर है। इसलिए अब से चाहे कोई भी हो, मुझे उम्मीद है कि वे परिवार के नियमों का पालन करेंगे। उनका लहजा बेहद गंभीर था और उनकी आंखें भी ठंडी थीं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग गंभीर हो गए। युएमिंगटियन के शब्दों में दृढ़ संकल्प साफ झलक रहा था। युएमिंगटियन ने ये खबर देने वाले नौकर से ये भी कहा, ये बात युएहुआ को बता दो और उसे जाने दो, नहीं तो वह जीना नहीं चाहेगा। बेशक अगर वह वापस आना चाहता है तो वह आ सकता है, बशर्ते वह अपनी साधना के उन्मूलन और अपनी आत्मा के परिष्करण को स्वीकार कर सके। युएहुआ और अन्य लोगों के लिए उसने अपनी पूरी कोशिश की। खून के बदले उसने उन सभी को नहीं मारा। ये सब करने के बाद युएमिंगटियन खड़ा हुआ और हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। हॉल में रुके हुए लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने उपहास भरी निगाहों से देखा, कुछ ने असहाय होकर आहें भरी और कुछ बेहद खुश थे, ये सोचकर कि यू परिवार को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर युएमिंगटियन की बातों पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई।
यू परिवार को वाकई में बदलाव की जरूरत है। युए परिवार के भीतरी इलाकों में उस छोटे से आंगन में रुद्र देवदत्त झूला कुर्सी पर लेटा हुआ अपनी शानदार झपकी ले रहा था। कभी कभी लेटना बहुत उबाऊ होता है। काफी देर तक आंखें बंद करके आराम करने के बाद रुद्र देवदत्त को हमेशा की तरह थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने आंखें खोली और घर के अंदर देखा। हान शी और युएनिंग एर चुपचाप बातें कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे रूजा के बारे में किसी खूबसूरत बात पर चर्चा कर रही हैं। रुद्र देवदत्त तुरंत उठकर घर के अंदर चली गई। हान शी और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए। गुरुजी से मिलिए। रुद्र देवदत्त कुछ नहीं बोला, फिर सीधे युएनिंग एर की ओर बढ़ा, उसे उठाया और फिर पीछे वाले बिस्तर की ओर चल दिया। युएनिंग एर चौंक गई। उसने हानशी की ओर देखा, फिर शर्माते हुए बोली, गुरुजी, बहन हानशी अभी भी यहीं है। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। जल्द ही आवाज कमजोर पड़ गई। ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चला। अगली सुबह तक रुद्र देवदत्त अकेले ही कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में युएनिंग एर ने रुद्र देवदत्त को नाराजगी भरी नजरों से देखा। आसपास लोग हैं, गुरु ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी ओर हानशी शिकायतों से भरी हुई थी। वह कमजोर लग रही थी और उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। तालाब की मछलियां प्रभावित हो रही हैं। डॉट 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 डॉट। आंगन से बाहर निकलते ही रुद्र देवदत्त की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। फोंग ये भी छुपकर उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह काइमिंग शहर में इतने लंबे समय से है, लेकिन उसने शहर को ठीक से नहीं देखा है। उसने मूल रूप से हानशी और अन्य लोगों को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उन्हें ले जाना वास्तव में असुविधाजनक है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल का संवाद बहुत गहन था और बहुत अधिक ज्ञान प्रदान किया गया था, जिसके कारण उसे आत्मसात करने की आवश्यकता महसूस हुई। युए परिवार से कुछ गलियों की दूरी पर स्थित एक संकरी गली में रुद्र देवदत्त धीरे धीरे बाहर निकला। उसने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिसके कोनों पर सुनहरे पैटर्न बने हुए थे, जो देखने में बेहद असाधारण लग रही थी। रुद्र देवदत्त के आकर्षक रूप रंग के साथ साथ रास्ते में कई महिलाएं उसे तिरछी नजरों से देखती रहीं, उनकी आंखों में थोड़ी सी मोहकता झलक रही थी। अचानक रुद्र देवदत्त रुक गया, उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। मास्टर से मुलाकात। एक तीखी आवाज सुनाई दी और मुंह किंगलिंग अचानक प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए रुद्र देवदत्त को प्रणाम किया। जब रुद्र देवदत्त खेलने के लिए बाहर जाता था तो वह लगभग कभी भी जानबूझकर अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान नहीं देता था। वह सीधे अपनी चेतना को बंद कर लेता था। उसकी वर्तमान शक्ति बहुत अधिक है। थोड़ी सी अंतर्दृष्टि से वह लगभग सब कुछ जान सकता है। यह थोड़ा उबाऊ होगा, इसलिए रुद्र देवदत्त इस तरह का काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने स्वाभाविक रूप से मुंह किंगलिंग के आने पर ध्यान नहीं दिया। जब तक कि दूसरा पक्ष लगभग उसके सामने नहीं आ गया, तब तक उसने दूसरे पक्ष की सांसों पर ध्यान नहीं दिया। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से मुंह किंगलिंग की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या तुम शियाओयान के साथ कुनपेन क्षेत्र में नहीं गई थी? मुंह किंगलिंग का चेहरा तुरंत थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरा पीछा किया गया था, है ना? अमरलोक जैसी जगह में दूसरों से विवादों से बचना बहुत मुश्किल है। जब वह कुनपेन लोक में थी तब उसकी मुलाकात एक खास शक्ति के युवक से हुई और दोनों पक्षों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। अंत में स्वाभाविक रूप से उसकी जीत हुई, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पीछे कोई और भी था, इसलिए उसने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे कियानकुन क्षेत्र से भागकर किंगटियन क्षेत्र में छिपना पड़ा। लेकिन यह एक संयोग ही था कि पहुंचते ही उसकी नजर रुद्र देवदत्त पर पड़ी। कुनपेन क्षेत्र की बात करें तो ये किंगटियन क्षेत्र से ऊपर की श्रेणी का क्षेत्र है और इसकी शक्ति किंगटियन क्षेत्र से कहीं अधिक है। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और देखा कि मुंह किंगलिंग घायल है। उसने इस मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, अर्ध अमर सम्राट के स्तर तक पहुंचना बुरा नहीं है। हाल के वर्षों में मुंह किंगलिंग ने भी साधना पर थोड़ा ध्यान दिया है। इस स्थिति को देखते हुए संभवतः उसे अमर सम्राट स्तर प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनके शिष्यों की प्रगति देवदत्त परिवार की तुलना में कहीं अधिक तेज है। मुंह किंगलिंग तुरंत मुस्कुरा उठी। उसके लिए गुरु से प्रशंसा पाना बहुत खुशी की बात थी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, गुरुजी। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर मुड़कर धीरे से कहा, जाओ और अपने घावों को जल्दी ठीक करो और कोई मुसीबत मत खड़ी करो। मुंह किंगलिंग का चेहरा अचानक शर्मिंदगी से भर गया। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर मुड़कर चली गई। उसका पीछा करने वाला अमर सम्राट था और वह पहले ही किंगटियन लोक में आ चुका था। अगर वह अपनी चोटों से उबर नहीं पाई तो शायद वह बच नहीं पाएगी।
मु किंगलिंग ने ठंडी सांस ली। क्या उसने अभी अभी तुम्हारे छोटे मालिक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया? क्या उसका इतनी बेरहमी से पीछा करना जरूरी है? उसके और कुनपेंग लोग के युवा स्वामी के बीच लड़ाई का कारण ये था कि दूसरा पक्ष उसकी सुंदरता पर मोहित था। दरअसल, यदि किसी व्यक्ति का स्तर थोड़ा ऊंचा है तो जीवन शक्ति जैसी चीजें आसानी से बहाल हो सकती हैं, लेकिन उस व्यक्ति को शायद यह महसूस हुआ होगा कि उसके आत्मसम्मान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, इसलिए वह इसे पकड़े रहा। मु किंगलिंग का भी रुद्र देवदत्त पर भरोसा करने का कोई इरादा नहीं था। जब तक जीवन मरण का संकट न हो, उनका लिंशियाओ संप्रदाय कभी भी बड़ों को कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देता था। दूसरी ओर रुद्र देवदत्त अपने शिष्यों के बारे में भी सोच रहा था। उन्हें देखे हुए काफी समय हो गया है। अब और अधिक शिष्यों को शामिल करने का समय आ गया है। रुद्र देवदत्त की अपेक्षा के अनुसार 9 शिष्यों में से अब केवल 4 ही बचे हैं और अभी 5 और आने बाकी हैं। मुझे ये 5 लोग कहाँ मिलेंगे? रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया। उसे इस मामले में कोई जल्दी नहीं थी। वैसे भी अभी काफी समय बाकी था और उनके पास उन्हें ढूंढने के लिए पर्याप्त समय था। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। उसे सिस्टम लॉटरी से जो चीजें मिली वे लगभग सभी सर्वोच्च स्तर की थीं, जो साधकों के क्षेत्र यानी प्रभुत्व के क्षेत्र के अनुरूप थीं। इसके अलावा ईश्वरीय दरबार बहुत कमजोर था, इसलिए भविष्य के लिए उनकी वर्तमान योजना को एक शब्द में सारांशित किया जा सकता था, यानी खेलना। जब दिव्य दरबार अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, तब वह खड़ा होकर दिव्य दरबार का नेतृत्व कर सकेगा और परी जगत का विस्तार करते हुए उसे सही मायने में एकजुट कर सकेगा। हालांकि रुद्र देवदत्त की उम्मीदों के अनुसार परीलोक को एकजुट करने से पहले ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि परियों की दुनिया में ऐसे दुश्मन हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता, और वे निश्चित रूप से ऊपरी 3 लोकों में हैं। अध्याय 408 झो यूनलिंग पहल करती है। रुद्र देवदत्त ने जिस स्थिति पर महारत हासिल कर ली है, उसके अनुसार उसके एकमात्र खुले दुश्मन वे लोग हैं जिन्होंने दिव्य दरबार के साथ विश्वासघात किया है। इन लोगों को उससे दुश्मनी है। वहां छिपे हुए दुश्मनों का एक समूह भी है, जिसके बारे में रुद्र देवदत्त ने अनुमान लगाया कि वह उसके पूर्ववर्ती से संबंधित होना चाहिए। रुद्र देवदत्त ने इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं सोचा और वह तेजी से सड़क पर गायब हो गया। कैमिंग शहर का आकार किंगलुआन शहर की तुलना में कहीं अधिक बड़ा है, और स्वाभाविक रूप से यहाँ खेलने की चीजें भी बहुत अधिक है और कई विचित्र जादुई वस्तुएं भी मौजूद हैं। रुद्र देवदत्त खेलने के लिए बाहर निकला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह खरीदारी से बच नहीं सका। उसके लिए अमर क्रिस्टल जैसी बहुत सी चीजें हैं, इसलिए रुद्र देवदत्त को कीमत की परवाह नहीं है। जब तक उसे कोई दिलचस्प चीज दिखती है, वह उसे सीधे खरीद लेगा, चाहे वह उपयोगी हो या न हो। वह शहर में घूमता रहता था और समय समय पर शहर में कुछ लोग ताव पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे, और वे तब तक बहस करते रहते थे जब तक कि उनके चेहरे लाल न हो जाए और उनकी गर्दन मोटी न हो जाए। रुद्र देवदत्त भी शो देखने के लिए उनके पीछे पीछे जाएगी। उनकी यात्राएं हमेशा इसी तरह की रही हैं, जिनमें वे दुनिया के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करते हैं और मानवीय वातावरण को महसूस करते हैं। इस तरह की चीजें असल में रुद्र देवदत्त के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी वह इनका आनंद लेता है, क्योंकि इन चीजों के अलावा वह वास्तव में और कुछ नहीं कर सकता। या फिर अपनी प्रेमिका और नौकरानियों से संवाद करें। लेकिन इस तरह की चीजों के लिए एक लय की आवश्यकता होती है और इसे हर समय दोहराया नहीं जा सकता, अन्यथा लंबे समय के बाद माहौल थोड़ा उबाऊ हो जाएगा। जैसे जैसे रुद्र देवदत्त आगे बढ़ता गया, उसे लगभग हमेशा ही लोगों को यू परिवार और फोंगहे के बारे में बात करते हुए सुनाई देता था। वह दोपहर भर इसी तरह घूमता रहा और जब रुद्र देवदत्त वापस जाने ही वाला था, तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हो गई। झो यूनलिंग और दूसरा पक्ष सीधे उसकी ओर बढ़ रहा था। रुद्र देवदत्त ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाई और झो यूनलिंग की छाती के सामने लगातार हिल रही उस विशाल चीज को देखा और अनजाने में अपने मन में थोड़ी सी हैरानी व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। कितना सफेद! झो यूनलिंग की सुंदरता शायद यूनिंग र जितनी अच्छी न हो, लेकिन उसकी कद काठी और स्वभाव लगभग यूनिंग र को मात देते हैं। उनमें से एक भोली भाली सुंदरी है और दूसरी एक परिपक्व देवी है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। हालांकि झो यूनलिंग की छाती थोड़ी उभरी हुई है, लेकिन यह उसके शरीर पर बहुत अच्छी तरह से जंचती है। इसमें किसी भी तरह की असावधानी का भाव नहीं है और यहाँ तक कि लोगों को एक उज्ज्वल एहसास भी देती है। नमस्कार महोदय! झो यूनलिंग सीधे आगे बढ़ी और फिर मुस्कुराते हुए रुद्र देवदत्त को प्रणाम किया। उनका व्यवहार उदार और दयालु था और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी कुलीन परिवार की महिला हो।
हालांकि रुद्र देवदत्त ने दूसरे पक्ष के व्यवहार में अस्वाभाविकता देखी। जाहिर है झो युनलिंग शायद ही कभी इस तरह दूसरों के सामने झुकती थी। रुद्र देवदत्त भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात झो युनलिंग से यहाँ होगी। राष्ट्रपति झो, क्या संयोग है। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह निश्चित रूप से कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं थी। यह अवश्य ही झो युनलिंग की पहल थी जिसने उसे ढूंढा था। कारण तो बिल्कुल सरल था। कुछ समय पहले उसने यू परिवार में ऐसा सनसनीखेज काम किया था और उसने पहले वानवू पवेलियन से इतनी सारी चीजें खरीदी थी जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि उसकी उत्पत्ति असाधारण थी और उसकी ताकत भयावह थी। झो युनलिंग के लिए इस अवसर का लाभ उठाकर उससे कृपा प्राप्त करना स्वाभाविक था। झो युनलिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ उदारतापूर्वक कहा, महामहिम को गलतफहमी हुई है। मैं आपसे मिलने ही विशेष रूप से यहाँ आए हूँ। हम रुद्र देवदत्त ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उन्हें झो युनलिंग से इतनी सीधी बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनकी इसी ईमानदारी के कारण उनके मन में मौजूद अस्वीकृति की भावना थोड़ी कम हो गई। उसके पिछले अनुमान के अनुसार झो युनलिंग के उससे संपर्क करने के पीछे कुछ गुप्त इरादे जरूर होंगे। सामान्य तौर पर वह थोड़ा रक्षात्मक रवैया अपनाता। अब यह रक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो गई है। रुद्र देवदत्त मुस्कुराए और बोली, आपने खुद पहल करके मुझसे संपर्क किया। क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति झो का इसमें कुछ हाथ है? झो युनलिंग का चेहरा थोड़ा असामान्य लग रहा था, लेकिन एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपने चेहरे पर घबराहट को काबू में रखा और फिर मुस्कुराते हुए शांत भाव से कहा, महामहिम, आप बहुत शक्तिशाली हैं और मेरी बेटी भी एक महिला है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूँ? रुद्र देवदत्त एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि झो युनलिंग इतनी हद तक जाएगी। यह उनकी अपेक्षा से बिल्कुल परे था। रुद्र देवदत्त की निगाहों से झो युनलिंग भी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई, जिससे वह काफी शर्मिंदा लग रही थी। ऐसा मत कहो। इस नजरिए से देखें तो वह अधिक नाजुक और आकर्षक है, प्रलोभन से भरी हुई है। झो युनलिंग का आकर्षण युएननिंग एयर से बिल्कुल अलग है। युएननिंग एयर में यौवन का एहसास है, बिल्कुल पहले प्यार जैसा, जो लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देता है। झो युनलिंग बेहद मोहक है, किसी खूबसूरत महिला की तरह। उसकी काया और उसके दो शिखर जो भीड़ से अलग दिखते हैं, लोगों को कल्पना करने के लिए काफी हैं। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे हमेशा लगता था कि उसकी दोहरी साधना का मार्ग दिन ब दिन और भी अधिक अटपटा होता जा रहा है। प्यार का ये रास्ता कई मोड़ लेता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि इससे उसके जीवन में कई नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन साथ ही इससे उसकी इच्छा भी अत्यधिक बढ़ जाती है। अब जब वह किसी महिला को देखेगा तो उसका दिल थोड़ा बेचैन हो जाएगा। बेशक हर महिला ऐसा नहीं कर सकती। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब झो युनलिंग जैसी खूबसूरत लड़की का सामना करना पड़ता है तो अपनी इच्छा को दबाना वाकई मुश्किल हो जाता है। लानत है, क्या मैं भविष्य में इच्छाओं का एक साधन बन जाऊंगा? रुद्र देवदत्त ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली। हालांकि वर्तमान में इस सड़क के फायदे नुकसानों से कहीं अधिक हैं। रुद्र देवदत्त मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, फिलहाल मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। रुद्र देवदत्त की सहमति सुनकर झो युनलिंग तुरंत बहुत खुश हो गई और उसने जल्दी से कहा, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं इतनी कृपा करके ऐसा कर पा रही हूँ। झो युनलिंग एक व्यवसाय है, इसलिए वह बहुत ही सहनशील होंगी। प्रेम प्रसंगों में उनका कभी कोई दखल न होने के कारण वह पहले तो घबराई हुई थीं। हालांकि शुरू करने के बाद उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से अधिक स्थिर हो गईं। खैर, उसे इसमें वाकई बहुत दिलचस्पी थी। चाहे उसे सफलता मिले या न मिले, वह हमेशा कोशिश करती रहती। झो युनलिंग एक बच्ची नहीं बल्कि अधिक परिपक्व थी। स्वाभाविक रूप से वह बहुत शर्मीली नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे उसके लिए खुद ही संघर्ष करना होगा, अन्यथा वह उसकी नजरों से ओझल हो जाएगा। वे दोनों ज़ियुआन पवेलियन नामक स्थान पर पहुंचे। ये जगह कोई बहुत आलीशान रेस्तरां नहीं है। इसे केवल औसत दर्जे का ही कहा जा सकता है, न तो बहुत अच्छा और न ही बहुत बुरा। वे सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित बंद निजी कमरे तक गए। सर, कृपया श्रेष्ठ कायजन। झो युनलिंग का रवैया विनम्र था, जिससे रुद्र देवदत्त को सहज महसूस हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा विनम्र नहीं, बस सही था। रुद्र देवदत्त ने शिष्टाचार नहीं दिखाया और पहले ही बैठ गई। झो युनलिंग पास गई और रिसेप्शनिस्ट से कुछ फुसफुसाकर बात की, जो थोड़ी देर में चली गई।
झो यूनलिंग ने निजी कमरे का दरवाजा सावधानी से बंद किया, फिर अपना सिर घुमाकर रुद्र देवदत्त की ओर देखा। अचानक उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई और उसकी आंखों में उत्साह और उमंग झलकने लगी। हालांकि उसने पहले शांत होने का नाटक किया था, लेकिन जब रुद्र देवदत्त वास्तव में सहमत हो गई, तो अगर वह कहती कि वह उत्साहित नहीं थी तो वह झूठ बोल रही होती। लेकिन जल्द ही झो यूनलिंग शांत हो गई। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाया और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रुद्र देवदत्त की ओर चल पड़ी। अध्याय 409 क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? झो यूनलिंग रुद्र देवदत्त के सामने बैठी थी। मेज ज्यादा बड़ी नहीं थी, लगभग 2 मीटर लंबी। रुद्र देवदत्त को उसकी छाती पर मौजूद विशाल चीज साफ दिखाई दे रही थी। फुफकार। रुद्र देवदत्त ने ठंडी हवा में गहरी सांस ली। जितना करीब से उसने देखा, उतना ही वह दृश्य अद्भुत और चौंकाने वाला था। बेहद शर्मनाक। इस लड़की ने बड़े होने के लिए क्या खाया? उसके आसपास की महिलाएं और नौकरानियां वास्तव में झो यूनलिंग जैसी नहीं थीं। वे सभी सामान्य महिलाएं थीं, लेकिन झो यूनलिंग स्पष्ट रूप से अलग थी। ये और भी चौंकाने वाला था। राशि बहुत अधिक थी। झो यूनलिंग को शायद रुद्र देवदत्त की नजर अपनी छाती पर टिकी हुई दिखाई दी। वह शर्म से लाल हो गई और जल्दी से अपने पास रखा पानी का प्याला उठाकर उसे अपने सामने कर लिया। हालांकि पानी का प्याला थोड़ा छोटा लग रहा था और उससे केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ढका जा सकता था। हालांकि झो यूनलिंग थोड़ी शर्मीली थी, फिर भी वह मन ही मन बहुत खुश थी। कम से कम इससे ये तो पता चला कि रुद्र देवदत्त को उसमें दिलचस्पी थी। रुद्र देवदत्त को इस बात को लेकर कोई झिझक नहीं थी। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीट पर झुकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति झो, आप सचमुच मुझे ताजगी का एहसास कराते हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब आप अब से काफी अलग दिखते थे। जब मैंने पहली बार झो यूनलिंग को देखा तो उनमें एक बिजनेस एलीट देवी का स्वभाव था, लेकिन अब झो यूनलिंग भी समझ गई थी कि रुद्र देवदत्त क्या कह रही है। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं मजबूत लोगों की प्रशंसा करता हूँ। आपके इतने करीब होने पर मुझे घबराहट महसूस हो रही है। आशा है आप मुझे दोष नहीं देंगे। झो यूनलिंग के अंतर्ज्ञान ने रुद्र देवदत्त को स्तब्ध कर दिया। क्या ये मुझसे छेड़छाड़ है? झो यूनलिंग नग्न अवस्था में उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। नहीं, क्या आप भी दोहरी साधना का मार्ग अपनाते हैं? या फिर क्या आपका आकर्षण वाकई इतना महान है? उसने झो यूनलिंग को गौर से देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी गर्माहट और शर्म थी। ये बनावटी नहीं लग रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो क्या झो यूनलिंग सच कह रही थी? रुद्र देवदत्त के दिल में अचानक लड़ने का जज्बा जागा। वो हमेशा दूसरों से फ्लर्ट करने में माहिर था, लेकिन आज उसकी बारी नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्रेसिडेंट झो सच में मेरे करीब आना चाहते हैं? बस कुछ सरल शब्द थे, लेकिन निजी कमरे का माहौल थोड़ा अस्पष्ट और सूक्ष्म हो गया। झो यूनलिंग बेहद घबराई हुई थी। आखिरकार पुरुषों के साथ उसका कभी कोई भावनात्मक संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए उसे कुछ देर तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर सीधे कहा, सर, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? रुद्र देवदत्त को ढूंढने की पहल करने का उसका उद्देश्य उसकी प्रेमिका बनना नहीं था। हालांकि यह तरीका वास्तव में बहुत सीधा है, लेकिन झो यूनलिंग के मन में भावनात्मक सोच उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तर्कसंगत सोच अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको ये पसंद है, इसलिए आपको इसे जरूर लेना चाहिए। जहां तक इसे हासिल करने के तरीके की बात है, उसे वास्तव में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस बारे में सोचने के बाद झो यूनलिंग ने सीधे ईमानदारी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वैसे दोनों बातों का अर्थ एक ही है, मुझे आप में दिलचस्पी है, क्या आप मेरे लिए इसे स्वीकार करना चाहेंगे? हालांकि झो यूनलिंग रुद्र देवदत्त को नहीं जानती थी, फिर भी कभी कभी उसकी धड़कन एक सेकंड के लिए तेज हो जाती थी, और वह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा क्यों महसूस होता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। झो यूनलिंग आमतौर पर बहुत तर्कसंगत थी, लेकिन वह हमेशा से अपने दिल में एक मजबूत पुरुष की चाह रखती थी, लेकिन उसे इससे पहले कभी ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला था। इसलिए वह उसे सौंपने की पहल करने को तैयार थी। अगर रुद्र देवदत्त सिर्फ उसके साथ खेलना भी चाहता था तो झो यूनलिंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि फायदा उठाने वाली वही थी। ये सोचते ही झो यूनलिंग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी महसूस हुई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अतीत में झो परिवार में सभी ने उसे शांत रहना, एक कुलीन परिवार की महिला होना आदि सिखाया था, इसलिए जब उसके मन में यह विचार आया तो उसे थोड़ी शर्म, उत्साह और रोमांच महसूस हुआ। रुद्र देवदत्त ने तुरंत कुछ नहीं कहा।
उसने पहले झो यूनलिंग की छाती पर नजर डाली और फिर 2 बार खांसा। सच कहूं तो झो यूनलिंग ने ऐसा किया और वह थोड़ा भ्रमित था। पहले जब वह लड़कियों के पास जाता था तो उन्हें छेड़ता था, जिससे वे शर्मा जाती थीं और वह धीरे धीरे उन पर हावी हो जाता था। लेकिन इस बार झो यूनलिंग ने उसकी ले तोड़ दी और यहाँ तक कि उसे लगा कि वह खुद पहल करके आगे बढ़ना चाहती है। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे, लेकिन हॉल का माहौल और भी ज्यादा अस्पष्ट होता चला गया। यहाँ तक कि यह आशंका भी थी कि रिश्ता किसी भी क्षण टूट सकता है। विशेषकर झो यूनलिंग की शर्मीली लेकिन बेहद साहसी निगाहों ने रुद्र देवदत्त को खुद को रोकने में असमर्थ कर दिया। रुद्र देवदत्त की चुप्पी देखकर झो यूनलिंग ने अपने भावों पर थोड़ा नियंत्रण रखा। वह थोड़ा आगे झुकी और उसकी छाती पर लगा विशाल अंग लगभग मेज पर टिक गया। या फिर क्या उस वयस्क को मेरी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है? झो यूनलिंग की आंखों में स्नेह झलक रहा था। हालांकि उसे भावनात्मक अनुभव नहीं था, फिर भी इतने वर्षों के व्यापार अनुभव के कारण वह लोगों के मन की बात समझ सकती थी। उसे लगभग पूरा यकीन था कि रुद्र देवदत्त को उसमें जरूर दिलचस्पी थी। इसके अलावा माहौल इतना अनिश्चित था कि मौके का फायदा उठाना और भी जरूरी था। ये सोचते ही उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसी समय उसने अपने पैर फैलाकर मेज के नीचे रुद्र देवदत्त के पैरों की ओर दबा दिए। जब उनके पैर की उंगलियां आपस में छुईं, तो रुद्र देवदत्त को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लानत है, क्या मुझे चिढ़ाया जा रहा है? हालांकि झो यूनलिंग की हरकतें रुकी नहीं हैं। उसकी आंखों में स्नेह, थोड़ी शर्म और थोड़ी चंचलता झलकती है। ये नज़ारा इतना लुभावना है कि रोकना मुश्किल है। रुद्र देवदत्त ने गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, राष्ट्रपति झो, अगर आप इस तरह की गड़बड़ी खड़ी करते हैं तो बाद में केवल आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। झो यूनलिंग स्तब्ध रह गई और उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि रुद्र देवदत्त का क्या मतलब था। पीड़ित, किस बात का कष्ट सहना पड़ेगा? रुद्र देवदत्त तुरंत उठ खड़ी हुई और झो यूनलिंग की ओर चलने ही वाली थी। अचानक दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई और फिर 3 नौकरानियां बर्तन लेकर अंदर आईं। रुद्र देवदत्त ने भौहें चढ़ाईं, गहरी सांस ली, बंदूक को दबाने की विधि का इस्तेमाल किया और शांति से बैठ गया। झो यूनलिंग की आंखों में भी थोड़ी निराशा थी। क्या वह अभी अभी लगभग सफल हो ही गई थी? लेकिन रुद्र देवदत्त के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह निश्चित ही होगा। सोच, झो यूनलिंग और भी साहसी होती चली गई। उसने फिर से अपने पैर की उंगलियां फैलाईं और रुद्र देवदत्त की उंगलियों से टकरा दी। उसके चेहरे की लाली और भी स्पष्ट होती जा रही थी। जाहिर है, झो यूनलिंग का दिल बहुत बेचैन था, लेकिन वर्षों से विकसित की गई उसकी मानसिकता ने उसे शांत रहने और इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका समझने के लिए प्रेरित किया। उनकी राय में रुद्र देवदत्त भावुक लग रही थी। तब हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना चाहिए। रुद्र देवदत्त ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में थोड़ी सी उग्रता लिए झो यूनलिंग को देखा। अच्छा काम, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? जल्द ही। नौकरानी ने सारे बर्तन समेटे और फिर सम्मानपूर्वक कमरे से बाहर चली गई। रुद्र देवदत्त भी खड़ी हुई और झो यूनलिंग की ओर चल पड़ी। झो यूनलिंग अचानक थोड़ी घबरा गई। वह जानती थी कि रुद्र देवदत्त क्या करना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह वहीं असमंजस में खड़ी रही। जल्द ही रुद्र देवदत्त उसके पास गई और बिना कुछ कहे झो यूनलिंग को गोद में उठा लिया। अध्याय 410 दबंग रुद्र देवदत्त। झो यूनलिंग का शरीर कांप उठा। हालांकि वह जानती थी कि रुद्र देवदत्त क्या करना चाहता है, फिर भी जब ये वास्तव में हुआ तो वह थोड़ी घबरा गई थी। आपको पता है, उसने इससे पहले कभी किसी पुरुष के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन रुद्र देवदत्त के दबंग स्वभाव ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। किंगटियन क्षेत्र में कौन सा पुरुष उसके प्रति इतना दबंग व्यवहार करने का साहस करता था? किसमें इतना साहस है? जू हाउटिन जैसे माहिर स्तर के ताकतवर व्यक्ति को भी उसके सामने विनम्रता बरतनी पड़ती है। रुद्र देवदत्त जैसे लोग बहुत कम हैं जो सीधे तौर पर उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। झो यूनलिंग बहुत उत्साहित, घबराई हुई और बेचैन महसूस कर रही थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि रुद्र देवदत्त बाद में उसे छोड़ देगा, क्योंकि उनकी राय में ये बातें महत्वपूर्ण नहीं हैं। झो यूनलिंग कमजोर किस्म की लड़की नहीं है। वह जानती है कि उसे हर चीज के लिए लड़ना होगा। अगर वह रुद्र देवदत्त को चुनने का अधिकार देती है तो उसके सामने 2 ही विकल्प होंगे, या तो उसे छोड़ दिया जाए या रुद्र देवदत्त उसे अपना बना ले। और उसे इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वह रुद्र देवदत्त को अपने साथ रखने के लिए पहल करेगी और उसके लिए संघर्ष करेगी, भाग्य के भरोसे रहने के बजाय।
अगर रुद्र देवदत्त को अंत में वह पसंद नहीं भी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम उसने पूरी कोशिश तो की। हालांकि उसे इस मामले में ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन कोशिश किए बिना उसे कैसे पता चलेगा। जो यूनलिंग बचपन से ही ऐसी थी। वह हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पहल करती थी, बजाय इसके कि आसमान से पाए गिरने का इंतजार करे। जैसे जैसे रुद्र देवदत्त का व्यवहार और अधिक साहसी होता गया, जो यूनलिंग की आंतरिक घबराहट धीरे धीरे शांत होती गई। खैर, बात यहां तक आ ही गई थी, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जो यूनलिंग का व्यवहार अधिक साहसी होने लगा था और ऐसा लग रहा था मानो वह रुद्र देवदत्त को खुश करने की कोशिश कर रही हो। वह अपनी पूरी क्षमता से आकर्षक दिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जल्द ही जो यूनलिंग के चेहरे का भाव बदल गया। उसे पता चला कि वह गलत थी, और वह बहुत बुरी तरह से गलत थी। रुद्र देवदत्त की ताकत केवल साधना के मामले में ही नहीं थी, बल्कि कुछ गहरे स्तरों पर भी थी। ये वह रुद्र देवदत्त थी जिसे वह पहले कभी नहीं जानती थी। आप 1 मिनट रुकिए, जो यूनलिंग ने घबराहट और कुछ दर्द के साथ कहा। रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान दी, और अब जब उसने प्रतिक्रिया दी तो बहुत देर हो चुकी थी। ... ये निजी कमरा है, और रुद्र देवदत्त और जो यूनलिंग पहले एक पुरुष और एक महिला थे, इसलिए उन्हें परेशान करने के लिए कोई नौकरानी नहीं थी। अगले दिन सुबह में निजी कमरे से दर्द भरी चीख सुनाई दी। बिस्तर पर जो यूनलिंग को अपने पेट में दर्द और जांघों में सूजन महसूस हो रही थी, और वह बहुत असहाय महसूस कर रही थी। कोई व्यक्ति इसमें इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हालांकि उसने कभी किसी पुरुष के साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन वह इतने लंबे समय तक जीवित रही थी, और वह सर्व साधनों के मंडप की प्रमुख थी। भले ही उसने सुअर का मांस न खाया हो, लेकिन उसने सुअरों को दौड़ते हुए देखा था। लेकिन उनकी समझ में क्या ऐसा करना आरामदायक नहीं है? लेकिन क्यों? जो यूनलिंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि रुद्र देवदत्त मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था, मानो ये कहना चाह रहा हो कि उसने देख लिया है कि वह कितना शक्तिशाली है। सच कहूं तो उसने इसे देखा था, लेकिन जल्द ही उसने गंभीर भाव से भौहें चढ़ा ली। कुछ तो गड़बड़ है। मैं प्रभुत्व क्षेत्र की अंतिम अवस्था की साधिका होने के नाते जो यूनलिंग स्वाभाविक रूप से अपने शरीर की ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील थी। उसने अपने पेट के निचले हिस्से से होते हुए अपने अंगों तक एक गर्म धारा प्रवाहित होते हुए महसूस किया। महान दाव की शक्ति, महान दाव की शुद्ध शक्ति। हालांकि महान दाव की यह शक्ति बहुत उदासीन थी, फिर भी यह मौजूद थी और उसके लिए कुछ हद तक मददगार थी। क्या चल रहा है? रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और बोला, यह एक महान दाव है जिस पर मेरा नियंत्रण है। साथ में अभ्यास करने से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह महान दाव वही था जिसे उसने पहले समझा था। उसे लगा कि इसका प्रभाव केवल भावनाओं को बेहतर बनाना है, लेकिन बाद में उसने इसके बारे में और अधिक जाना। रुद्र देवदत्त ने पाया कि यह महान दाव की कुछ शक्ति भी उत्पन्न कर सकता है। निस्संदेह इन महान दावों की शक्ति का मूल सामूहिक अभ्यास के महान दाव से नहीं, बल्कि सभी महान दावों से आया है। यानी समय का महान दाव, काल के महान मार्ग को सृजन का महान मार्ग भी कहा जाता है, जिसमें सृजन की शक्ति निहित है। हालांकि रुद्र देवदत्त अभी अपेक्षाकृत कमजोर है। उसने काल के महान मार्ग में केवल प्रारंभिक महारत हासिल की है, और वह वास्तव में संसार का सृजन नहीं कर सकता। हालांकि दोहरी साधना की प्रक्रिया के दौरान उसकी दोहरी साधना की राह उसके शरीर में ऊर्जा को सक्रिय और उत्तेजित कर देगी, और समय की राह उसी समय स्वचालित रूप से काम करना शुरू कर देगी, जिससे थोड़ी सी राह शक्ति उत्पन्न होगी। रुद्र देवदत्त के लिए ये ऊर्जाएं लगभग किसी काम की नहीं थी, लेकिन रुद्र देवदत्त के साथ द्वैत साधना करने वाली महिलाओं के लिए यह एक अवसर भी था। द्वैत साधना के इन दिनों के बाद यूएनिंग एयर अर्ध चरण अमरता के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस बिंदु से ये देखना ही काफी था कि उनके साथ दोहरी साधना करने से कितना लाभ होता है। जो यूनलिंग ने तुरंत ही सू चेन को तीव्र निगाहों से देखा। कई वर्षों से उसकी साधना में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। अब केवल एक दोहरी साधना से ही उसकी साधना में थोड़ा सुधार हो गया था। ये सचमुच एक शानदार अवसर था। ये सोचकर वह अपने दर्द भरे पैरों की परवाह किए बिना सीधे रुद्र देवदत्त की ओर दौड़ पड़ी। रुद्र देवदत्त स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा, लेकिन जल्द ही जो यूनलिंग को इसका पछतावा हुआ। उस निजी कमरे में लगभग गिड़गिड़ाती हुई आवाज लगातार गूंजती रही। ये सिलसिला सूरज डूबने तक जारी रहा और फिर हलचल रुक गई। रुद्र देवदत्त उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करने के लिए बिस्तर की ओर चला गया। उसने बिस्तर पर थकी हारी और कमजोर पड़ी जो यूनलिंग की ओर सिर घुमाया और मुस्कुराए बिना सिर हिलाए रह गया। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो?
झो यूनलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत उठ बैठी और तेजी से जवाब दिया, हाँ। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके ऊपर से रजाई फिसल गई। झो यूनलिंग के गाल लाल हो गए, लेकिन उसे इस छोटी सी बात की परवाह नहीं थी। उसने कुछ हद से ज्यादा कर दिया था, इसलिए उसे डर था कि रुद्र देवदत्त उसका फायदा उठाएगा। इसके अलावा रुद्र देवदत्त ने इसे पहले भी देखा था। यद्यपि झो यूनलिंग सर्वस्व के मंडप की स्वामी थी, लेकिन रुद्र देवदत्त की तुलना में उसे सर्वस्व के मंडप का कोई मूल्य नहीं लगता था। ये झो यूनलिंग थी, वो बहुत ही तर्कसंगत और भावुक महिला थी। वह कुछ करना चाहती थी, भले ही उसे सब कुछ छोड़ना पड़े, वह ऐसा करेगी। और वह तर्कसंगत रूप से ये भी सोचेगी कि यह सब वही है जो उसे करना चाहिए। रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और वह फिर से झो यूनलिंग की ओर चल पड़ा। झो यूनलिंग थोड़ी घबराई हुई थी। वह जानती थी कि शायद इसी क्षण ये तय हो सकता है कि वह और रुद्र देवदत्त एक साथ आ पाएंगे या नहीं। रुद्र देवदत्त कुछ नहीं बोला, उसने अपना हाथ बढ़ाकर झो यूनलिंग की थोड़ी को ऊपर उठाया। झो यूनलिंग के साथ ऐसा व्यवहार शायद ही कभी किया जाता था। उसके गाल लाल हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने बनावटी शांति के साथ रुद्र देवदत्त को देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सच कहें तो रुद्र देवदत्त को लगा कि उसके और झो यूनलिंग के बीच संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसने झो यूनलिंग को अस्वीकार नहीं किया। ये बहुत ही जादुई था, और रुद्र देवदत्त ने उसे वांग्युन पर्वत पर वापस ले जाने से इनकार नहीं किया। उसने सिर हिलाया, एक जैड का पेंडेंट वहीं छोड़ दिया, फिर मुड़ा और चला गया। मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। रुद्र देवदत्त की आवाज सुनाई दी और झो यूनलिंग के दिल पर पड़ा भारी पत्थर आखिरकार हट गया और उसे थोड़ी राहत मिली। कम से कम रुद्र देवदत्त के रवैये ने इसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। झो यूनलिंग के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। अचानक उसने नीचे देखा तो पाया कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। वह तुरंत शर्म से चेहरा लाल करके रजाई में लेट गई। वह पहले अपेक्षाकृत शांत थी, लेकिन रुद्र देवदत्त के जाने के बाद उसे याद आया कि उसने क्या किया था, जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। झो यूनलिंग, तुम ऐसी कैसे बन गई? स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम नॉवल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक कहानी देवगिरी महापीठ, रहस्य, शक्ति और अद्भुत युद्ध की एक अनोखी दुनिया पर आधारित है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और कल्पना पर आधारित है। इसका किसी व्यक्ति